तुम्हें ऐसा बना के देंगे चैप्टर की रगड़ दो, बस खत्म हो गया काम। और हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किसके लिए भाई? 2025 के एग्जाम के लिए, जो हमारा एग्जाम आने वाला है अभी 2-3। अब टाइमिंग सुन लो भाई, कितनी देर में पूरा चैप्टर खत्म होने वाले हैं और पूरी केमिस्ट्री कितनी देर में खत्म होने वाली है। पूरी केमिस्ट्री को बेटे लगने वाले लगभग 2 घंटे। हेलो प्यारे बच्चे, क्या हाल है भाई? बढ़िया, ठीक ठाक, मजेदार। तो जोश तो एकदम हाई रहेगी, है ना? अपन का पता है एग्जाम बिल्कुल सर पे है, तो इस बार तो फोड़ के ही रहेंगे। फोड़ेंगे ना? बिल्कुल फोड़ेंगे भाई। हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं कंप्लीट साइंस की, जिसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले केमिस्ट्री, देन फिजिक्स, देन बायोलॉजी, क्योंकि बायोलॉजी में थोड़ा ज्यादा याद रखना पड़ता है और केमिस्ट्री बच्चों की क्लियर नहीं हुई, तो मैंने कहा क्यों ना उसको तोड़े। सबसे पहले कोशिश करेंगे पूरी की पूरी केमिस्ट्री, जिसमें पूरा चैप्टर रहेगा, सब कुछ डेफिनेशंस वगैरह सब कुछ, प्लस फ्लो चार्ट, जिससे कि एंड मोमेंट पर रिवीजन भी हो जाए भाई। ऐसा ना हो कि बच्चे ने हमारे आज पढ़ लिया और लास्ट डे पे रिवीजन ही नहीं कर पा रहा। अरे ना भाई, एक पेज में तुम्हें ऐसा बना के देंगे चैप्टर की रगड़ दो, बस खत्म हो गया काम, है ना? इसके अलावा बेटे पीवाईक्यूज, जो अपने पास्ट ईयर क्वेश्चंस आ चुके हैं, वो हम लोग करेंगे, जिससे कि एक्सपेक्टेंसी और हमारा रिवीजन हो जाए कि हमने वास्तव में कितना पढ़ा है, क्या क्या कर लिया है भाई। जो किया वो आता भी है, नहीं आता। और हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किसके लिए भाई? 2025 के एग्जाम के लिए, जो हमारा एग्जाम आने वाला है अभी 2-3 दिनों में। उस एग्जाम के जो क्वेश्चंस हैं, उसमें कौन कौन से एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आ सकते हैं, उनकी प्रैक्टिस हम लोग अभी करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी साइंस का पेपर तो पता होता है पहले से। क्यों? क्योंकि वही इंपॉर्टेंट, वही ले दे के आ रहा है बार बार, फिर रिपीटिशन पे। आपका मैंने पूरा का पूरा पीडीएफ बना रखा है। मोस्टली क्वेश्चंस वही है जो बार बार रिपीटिशन में। अब टाइमिंग सुन लो भाई, कितनी देर में पूरा चैप्टर खत्म होने वाले हैं और पूरी केमिस्ट्री कितनी देर में खत्म होने वाली है। पूरी केमिस्ट्री को बेटे लगने वाले लगभग 2 घंटे। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि कंटेंट के साथ कोई मजाक नहीं। बच्चे के भविष्य की बात है, जो हमारे पास आया है, तुम हमारे पास आए हो, तो यार तुम्हारे फ्यूचर के साथ तो नहीं खेलूंगा। और तुम भी नहीं चाहते होगे कि भाई सर के पास जाए पढ़ने, भरोसा करके पहुंचे हैं और यहां आके बाजा बज जाए, है ना? फटाफट खत्म कर दो, बस नंबर आए ना आए तो कोई मतलब नहीं। इससे ऐसे नहीं करेंगे, सब कुछ रगड़ेंगे और समय के साथ साथ इस चीज का भी ध्यान रखेंगे कि रिवीजन का भी टाइम मिले आपको और सारी चीजें कवर अप हो जाए। अब सुनो ध्यान से, हम लोग कंप्लीट चैप्टर सारे के सारे, पूरी केमिस्ट्री, 4 के चारों चैप्टर लगभग 2 घंटे में निपटा लेंगे हम लोग। शुरुआत करेंगे सबसे पहले चैप्टर से, जिसका नाम हमारा क्या है? केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन की शुरुआत होने वाली है। तो एक बात पता है कि वास्तव में चैप्टर में है क्या? चैप्टर में वास्तव में है केमिकल रिएक्शंस, मतलब ऐसे रिएक्शन जो वापस ना हो। 2 तरह के बदलाव होते हैं। एक ऐसा कि किसी ने कुछ बोला और कहा चलो ठीक है, अब देख क्या करता हूं, थोड़ी देर बाद फिर वैसे ही। फिर किसी ने कुछ बोल दिया, कहा अब देख, अब आएगा बदलाव, थोड़ी देर बाद फिर वैसे ही। तो ये हमारा जो चैप्टर है, ये तुम्हें सिखा रहा है भाई कि बदलाव जो ऐसे हो, कभी रिवर्स ना हो रहे हो। वो रिएक्शंस पढ़ो और उनकी इक्वेशंस, उनका स्केलेटन वास्तव में कैसे बन रही है, कौन कौन सी चीज डाली जा रही है, कौन कौन सी चीज बन के आ रही है, वो सब कुछ इसमें पढ़ने वाले हैं। तो भाई ध्यान से सीखते जाओ। सबसे पहले सुनिए, आपका जो है डिफरेंस कभी कभी पूछता है, और वो हमारे चैप्टर की शुरुआत भी है, बिल्कुल चैप्टर की स्टार्टिंग की। डिफरेंस बिटवीन केमिकल एंड फिजिकल रिएक्शन। जो केमिकल और फिजिकल रिएक्शन है, उसके बीच में अंतर। अरे भाई कोई हुआ थोड़ी है, खा जाएगा हमें तो आता है, पहले से बचपन से सीख रहे हैं। नहीं आता तो अभी भी हो जाएगा। कोई ऐसी चीज जिसमें रिएक्शन क्या हो, रिवर्स हो जाए, वापस वही चीज बन जाए जो चीज हम लोगों ने शुरुआत करी थी, डाली थी, कि ये बदल जाए। जैसे कभी कभी क्या करते हैं, बाहर से पानी लिया, चीनी मिलाई, दूध मिलाया और आइसक्रीम बना डाली, होता है। तो आइसक्रीम जब हमने बनाई, तो उस कंडीशन में आइसक्रीम वापस पिघल जाती है, और हम चाहें तो उससे वापस चीनी भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, बट एग्जैक्ट फॉर्म में नहीं होती। बट जो बर्फ से, पानी से उसका आइस बनना, उसका आइसक्रीम बनना और वापस पानी बन जाना,
वो हमारा क्या है, फिजिकल रिएक्शन है। वो हमारा क्या है, फिजिकल रिएक्शन है। ऐसे रिएक्शन जिसमें क्या हो, चीज वापस रिवर्स हो जाए, वो हमारे किसमें आते हैं बेटा, फिजिकल रिएक्शन में आते हैं। किसमें आते हैं, फिजिकल रिएक्शन में आते हैं। और दूसरे हमारे होते हैं केमिकल रिएक्शन, जिसमें कभी भी रिएक्शन वापस रिवर्स ना हो। ये चीज कई बच्चों को रटी पड़ी है, तो हम फटाफट खत्म करने वाले हैं इसमें। ये हमारे रिवर्सिबल, मतलब जो वापस हो जाए, जैसा था बिल्कुल वैसे ही। और ये इररिवर्सिबल, आज पढ़ने वाले हो आप लोग इररिवर्सिबल रिएक्शंस। और सच बताए तो ये चैप्टर भी इररिवर्सिबल हो जाएगा, दोबारा कभी भूलोगे ही नहीं, परमानेंटली रटने वाले हो इसे। हो गया आज के बाद, अब केमिस्ट्री बड़े परेशान हो गई है ना। तो इररिवर्सिबल हमारा भाई देखना, जो रिवर्सिबल रिएक्शन है उनकी क्या खास बात है कि नई कोई चीज फॉर्म नहीं होती। जैसे हमने क्या करा, रिएक्टेंट्स डाले, 2 3 4 चीजें डाली, और जब हमने कोई चीज बनाई, वापस क्या हुआ, थोड़ी देर बाद फिर वही बन गई, तो वो हमारा क्या हो गया, फिजिकल रिएक्शन हो गया। इसमें क्या होता है, कोई प्रोडक्ट फॉर्म नया नहीं फॉर्म होता, नो न्यू प्रोडक्ट फॉर्म। अब कई बच्चों को हो सकता है प्रोडक्ट ना पता हो, तो अभी हम उसके ऊपर डिस्कशन करने वाले। आपको पता है तो वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया, पीठ थपथपाओ अपनी, क्योंकि तो होशियार हो इसका मतलब, है ना। तो हमने कुछ कुछ तो पढ़ा है, बिल्कुल जीरो नहीं हो। अब इररिवर्सिबल में क्या होता है, न्यू प्रोडक्ट हमेशा फॉर्म होता है। इधर की बेटे 4 चीजें हमेशा याद रखना। पहला कि हमेशा गैस रिलीज होगी, कोई ना कोई गैस रिलीज हो सकती है उसमें, तब केमिकल रिएक्शन कहला दिया जाएगा। हो सकता है खाली टेम्परेचर राइज हो, तो टेम्परेचर कन्वर्जन, उस कंडीशन में भी हम उसको क्या बोलेंगे बेटा, केमिकल रिएक्शन। तुम्हें पता है टेम्परेचर कन्वर्जन में केमिकल रिएक्शन कैसे कहलाया गया। कभी कभी कोई हमसे कुछ कहता है और हमारी बॉडी गर्म होने लगती है, तो क्या वो केमिकल रिएक्शन है? हाँ बिल्कुल केमिकल रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि हमारे साथ क्या हो रहा है ना, हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं कुछ बॉडी में, और वो हार्मोन्स क्या करते हैं, हमारे टेम्परेचर राइज करने के काम में आते हैं। और वो कैसा रिएक्शन हो गया, टेम्परेचर कन्वर्जन आ गया, तो केमिकल रिएक्शन हो गया। कैसा हो गया, केमिकल रिएक्शन। तीसरा होता है हमारा न्यू प्रोडक्ट फॉर्म, जो मैंने इधर तो पहले लिख दिया, यहां अभी लिख रहे हैं। और बेटे चौथा क्या चीज होती है कि कभी कभी कलर चेंज होता है। क्या चेंज होता है बेटा, कलर चेंज होता है। कोई नई चीज फॉर्म होने के लिए उसने क्या किया, अपना रंग ही बदल दिया। अभी आप डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जाके देखोगे यार, सच में रंग भी बदलता है क्या? हाँ भाई रंग भी बदलता है ना। घर पे पुताई हुई, शुरू शुरू देखा रहे क्या कर दिया इसने, सब कचरा, और उसके बाद 2-3 दिन बाद देख रहे वाह भाई चमक रहा है। ये क्वेश्चन पूछा गया बहुत बार, हद से ज्यादा बार, तो भाई बार बार रिवाइज करेंगे, बार बार उसके बारे में बात करेंगे ताकि रट जाए, है ना। कंठस्थ करना है हमको, एक बार में बस हो गया। अब ये 4 चीजें मेन है। गैस का रिलीज होना, केमिकल रिएक्शन, गैस का रिलीज होना। जैसे मम्मी चाय बना रही है, उसमें क्या हुआ, हवा उठ रही है, तो क्या हो गया, केमिकल रिएक्शन हो गया। टेम्परेचर कन्वर्जन, अगर उसमें हम लोग गर्मी बढ़ाएं या गर्मी उसकी घटाएं, तो समझ लेना केमिकल रिएक्शन। गर्मी बढ़ाना हो जाता है हमारा एक्सोथर्मिक में, अगर उसमें से गर्मी रिलीज हो रही है तो आता है एंडोथर्मिक में। अभी और रट जाएगा, टेंशन डाउन, मस्त रहो एकदम। नए प्रोडक्ट फॉर्म होना, कोई चीज डाली थी, नई चीज निकल के आई। जैसे चाय डाली, चाय की पत्ती, चीनी डाली, पानी डाला, दूध डाला, अदरक डाली, और बनके क्या निकली, चाय निकल के आ गई, है ना। तो भाई हमारा जो नया प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है वो क्या दिखा रहा है कि केमिकल रिएक्शन है, और वो वापस रिवर्स नहीं होना चाहिए, वापस वही ना हो जाए जो पहले था, है ना। हम वैसे के वैसे ही ना हो जाए, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, केमिकल रिएक्शन हो जाएगा, अगर वो वैसे का वैसा ही ना हो जाए जो पहले था। इसके बाद कलर चेंज, कभी कभी क्या होता है, रंग बदलता है, बिल्कुल बदलता है भाई। रंग बदलने वाले तो बहुत ही देखे, याद आ गई तुम्हें किसी की। चलो कलर चेंज याद हो गया भाई, कलर चेंज हो रहा है तो कैसा है, केमिकल रिएक्शन है। और बेटे एक चीज याद रखना, जितने भी रिएक्शन होते हैं उसमें क्या करते हैं हम लोग, कोई चीज डालते हैं, जो चीज डाल रहे हैं उसको बोलते हैं बेटा रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चे, रिएक्टेंट। जो क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है,
जिसकी वजह से ये सब चुलबुली मच रही है, जिसकी वजह से गैस इवॉल्व हो रही है, जिसकी वजह से टेम्परेचर राइज हो रहा है, कलर बदल रहा है, और जिसकी वजह से नया प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, वो है क्या? रिएक्टेंट है। वो है क्या? रिएक्टेंट है। जो रिएक्टेंट है बेटे, वो जब हमारे आपस में मिलते हैं, 2 3 4 चीजें, उन सबको क्या बोलेंगे? रिएक्टेंट बोलेंगे। ये जो बीच में एरो लगाते हैं, ये क्या दिखाता है कि रिएक्शन जो है बेटा वो फॉरवर्ड चल रही है, मतलब आगे की तरफ। ठीक है, रिएक्शन कैरिंग या फिर मूविंग फॉरवर्ड, कैरिंग फॉरवर्ड या मूविंग फॉरवर्ड। यहां पे बेटा अगर कोई चीज लिखी जाती है, जैसे ये लगा दिया या ये लगा दिया, जो हमारा सनलाइट का साइन है, ये किसका साइन है? हीट का साइन है। या हमने यहां पे कुछ लिख दिया, तो ये सब चीजें क्या है हमारी? ये सब है भाई कैटलिस्ट। क्या है? कैटलिस्ट। अब ये कैटलिस्ट क्या बवाल है? एक ऐसी चीज जिसकी मदद से रिएक्शन को रेगुलेट किया जाता है। उससे रिएक्शन या तो तेज कर देते या कम कर देते। जैसे नहीं होता कई बार कुछ चीजें चल रही, झगड़ा चल रहा है, किसी से बातचीत चल रहा है, और बीच में किसी ने छलांग मारी, और वो क्या कर रहा है? उसमें और आग में घी डाल रहा है और झगड़ा हो जाए, तो वो क्या कर रहा है? कैटलिस्ट का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? कैटलिस्ट काम कर रहा है। कभी कभी बीच में कोई और छलांग मारता है, कहता है यार लड़ो मत, यार प्लीज लड़ो मत, तो वो भी क्या है? कैटलिस्ट है। जो रिएक्शन को बेटा तेज करवाए या स्लो करवाए, वो क्या है? कैटलिस्ट है। और जो चीजें बनती हैं उन सबको बोलते हैं भाई प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं भाई? प्रोडक्ट नहीं, खाली प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? खाली प्रोडक्ट। खाली प्रोडक्ट नहीं, प्रोडक्ट। ठीक है, तो जो चीज हमारी बन के आ रही है इसको क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट बोलते हैं। और जो चीज आपस में टकरा रही थी, जिसके मिलने से बन रहा था, उसको क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट बोलते हैं। अब ये जो चीजें हैं, हमेशा एक चीज को ध्यान रखा जाता है कि भाई जब रिएक्शन हो तो जितना सब्सटेंस डाला जाए उतना ही बने। ऐसा ना हो इधर मैंने डाला 10 किलो और निकल गया है 50 किलो, है ना? या डाला इधर 10 किलो, उधर निकला 8 किलो। 40 लाख का हमने बिजनेस किया, 42 लाख का घाटा। कैसे? तो ये नहीं होना चाहिए। समझ गए तुम? तो भाई जितना रिएक्टेंट हो उतना ही प्रोडक्ट बने। यहां पे एक चीज लगाते हैं जिसको बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसकी तरफ बच्चे कभी ध्यान नहीं देते और कई बार गड़बड़ भी होती है। तो कंजर्वेशन ऑफ मास याद रखना, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। बेटे दोबारा पूछा गया चीज है, लेकिन एनसीईआरटी में एग्जैक्टली इसको एक्सप्लेन नहीं किया है, बस बता के छोड़ दिया है। तो आप याद रखेंगे, ठीक है, कि ये हमारा हर एक रिएक्शन में काम करता है। जो दिल्ली का बच्चा होगा भाई उसके लिए तो बहुत जरूरी है, और जो हमारे सिंपली सीबीएसई बोर्ड दे रहे हैं, आउटसाइड दिल्ली वाले या दिल्ली वाले नहीं है, वो मस्त होके अपने इसके बगैर काम चला सकते हैं। समझ गए? अब सुनिए बेटा, हमारे जो रिएक्शंस हैं वो कहां से स्टार्ट होते हैं? हमारी सबसे पहले जो रिएक्शंस है, देखो एक सिंपल सी चीज लिखता हूं, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन फॉर्म्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, फॉर्म्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। यार ये रिएक्शन मैंने लिख तो दी तुम्हारे सामने, डायरेक्टली लिख दी है ना, लेकिन एक बात बताओ, क्या तुम्हें पता है ये कब होता है, कैसे होता है? ये हो क्या रहा है बेटे, कभी मान लो हाथ में कोई रिबन ले, ठीक है, रिबन मतलब एक मैग्नीशियम की तुमने छोटा सा वायर या स्ट्रिप उठाई कागज टाइप की, जिसको तुमने जलाया, और जलाने के लिए क्या होता है, जब तक बाहर से ऑक्सीजन नहीं आएगी तब तक आग नहीं लगेगी। पता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस होना बहुत जरूरी है। तो ऑक्सीजन होगी वहां पे तो आग लगेगी, और आग जब लगेगी तब ऑक्सीजन क्या होती है, मैग्नीशियम के साथ चिपक जाती है, मैग्नीशियम के साथ चिपक जाती है, और मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या बना देता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देता है। क्या बना देता है बेटा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। वास्तव में ये तुम्हारा पहला एक्सपेरिमेंट है एनसीईआरटी बुक्स का, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट यहां पे एक चीज होती है जिसको बोलते हैं बैलेंसिंग, और बगैर बैलेंसिंग के भैया काम नहीं होता। क्यों नहीं होता? बैलेंसिंग होता क्या है पहले तो यही समझ लो बेटे, एक ऐसी चीज जिसमें हम लोग नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या फिर नंबर ऑफ एटम्स को चेक करें कि दोनों तरफ कितने कितने हैं एटम्स। क्या, जैसे बेटा यहां पे मैग्नीशियम का एक एटम है, यहां पे भी मैग्नीशियम का कितना एटम है, एक एटम है, यहां पे मैग्नीशियम सॉरी ऑक्सीजन के दो एटम है, यहां पे भी दो एटम है, तो ये बैलेंस होनी चाहिए। बट तुम्हें पता है कभी भी मैग्नीशियम ऑक्साइड ऐसे नहीं लिखते,
हम लोग वास्तव में मैग्नीशियम ऑक्साइड ऐसे लिख देते हैं। अब इस कंडीशन में बैलेंसिंग क्या होगी भाई, इधर तो ऑक्सीजन 2 और इधर तो 1 ही। अब ये एग्जैक्ट बेटे, ये एग्जैक्ट नहीं है, ये एग्जैक्ट नहीं है, ये एग्जैक्ट है। तो भाई अब क्या करें हम लोग, अब ऑक्सीजन कहां से लेके आएंगे, अब ऑक्सीजन 2 कैसे करें, क्या यहाँ पे 2 लगा दें, नहीं, कभी भी साइड में 2 नहीं लगा सकते। आप बढ़ा सकते हो तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, पता है ऐसा क्यों होता है, रीजन भी सुन लेना भाई। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ाए जाते हैं, नंबर ऑफ एटम्स नहीं बढ़ाए जा सकते। कारण उसके पीछे ये है कि जो चीज बन चुकी है, जो प्रोडक्ट बन चुका है, उस प्रोडक्ट में आप एटम्स को और ज्यादा नहीं जोड़ सकते। उसमें भाई और चीज तो बढ़ा सकते हो, तेल में और तेल तो बढ़ा दिया, आप सोचो तेल में पानी मिला दूं और वो मिक्स हो जाए ना, कैसे मिक्स हो जाएगा, तेल में पानी मिक्स नहीं होगा, तो ऐसी एटम्स नहीं बढ़ते। वही चीज के मॉलिक्यूल बढ़ सकते हैं जो चीज उसमें बनी हुई है पहले से, समझ गए। तो आप क्वांटिटी तो बढ़ा सकते हो बट उसकी क्वालिटी नहीं बदल सकते, क्वांटिटी बढ़ा सकते हो बट क्वालिटी नहीं बदल सकते। तो भाई इसमें क्या करते हैं हम लोग, 2 इधर लगा देते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नीशियम के भी हमारे एटम्स 2 हो गए और ऑक्सीजन के भी एटम्स कितने हो गए, 2 हो गए। दोनों के 2-2 एटम हुए, तो जितने बेटा इधर एटम उतने इधर गिनते हैं। अब ऑक्सीजन के 2 इधर है, इधर भी 2 है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, हो गया काम। मैग्नीशियम के इधर 2 है लेकिन इधर तो 1 ही है, तो क्या करें, बढ़ा दे बेटा, बढ़ा दे, बढ़ा दिया, सही है, सही है क्या, नहीं सही है ना। क्यों सही नहीं है, क्योंकि बढ़ना तो इधर चाहिए हमारा। हमने बोल दिया कि अब भाई तुम मॉलिक्यूल्स तो बढ़ा सकते हो लेकिन कभी भी नंबर ऑफ एटम्स नहीं बढ़ा सकते। इधर लिखने का मतलब है नंबर ऑफ एटम्स बढ़ाना, उधर पर लिखने का मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ाना। लेकिन मैग्नीशियम तो एक ही है बट रूल वायलेट नहीं किया हमने। हमने कहा ठीक है एटम एक ही है लेकिन गुरुजी ने कह दिया अगर किताबों में लिखे आ गया तो अपन तो वही करेंगे जो आ रहा है ना। तो तुम साथ साथ चल रहे हो, हमारे कहानी आगे बढ़ रही है, तो भाई आगे चले, शुरू करें। हमारा जो चैप्टर का वास्तव में क्रक्स है वो क्या है और फटाफट चैप्टर को फिनिश करें क्योंकि मेन कहानी अब शुरू होगी। मेन कहानी अब शुरू होगी। मेन कहानी है क्या हमारी, देखिए भाई, केमिकल रिएक्शंस। अब कितने टाइप के केमिकल रिएक्शंस होते हैं, कौन कौन से रिएक्शंस बार बार पूछे गए हैं, सब देखते हैं। देखो हमारा सबसे पहले ये जाना कि केमिकल रिएक्शंस होते कितने टाइप के, मेनली 4 टाइप के। कौन कौन से, कॉम्बिनेशन रिएक्शन जिसमें 2 चीजें कंबाइन हो जाए, जिसमें 2 रिएक्टेंट्स कंबाइन हो जाए और एक प्रोडक्ट बना दे, और रिएक्शन इन विच 2 or more reactant combine to form a single product। combination मतलब जो combine हो, combination मतलब जो combine हो, a reaction in which 2 or more reactant जो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, combine जुड़े to form a product, single product बनाने के लिए उसको क्या बोलेंगे, combination reaction बोलेंगे। जैसे हम लोग कपड़ों का बनाते हैं ना, ऊपर पैंट, नीचे पैंट ऊपर शर्ट, ऊपर पैंट तो नहीं पहन सकते है ना, तो अपन वो भी नहीं है उर्फी जावेद पहन लेते वरना, तो ऊपर शर्ट नीचे पैंट हम लोग जब पहन रहे हैं तो क्या करते हैं, कॉम्बिनेशन बनाते हैं कि यार रेड के साथ व्हाइट पहन लेते हैं या फिर कोई और कलर पहन लेते हैं, व्हाइट के साथ ब्लैक पहन लेते हैं। तो हमारा जो कॉम्बिनेशन बनता है 2 चीजों का, 3 चीजों का, और एक सिंगल चीज, एक सिंगल ड्रेस बना रहे हैं, उससे क्या याद रखना है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है ना। मम्मी पापा की जोड़ी बनी तब हमारे पेरेंट्स बन गए, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या हो गया, जिसमें 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन हो और क्या बनाए, एक सिंगल प्रोडक्ट बनाए, उसको क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। पहला रिएक्शन है हमारा। एग्जांपल्स अभी उस पर डिस्कशन करेंगे, बात करेंगे, ठीक है। हमारा जो दूसरे टाइप का रिएक्शन है दैट इज डीकंपोजिशन रिएक्शन। कभी एक चीज सेपरेट हो जाए, है ना, सेपरेट हो जाए मतलब अलग अलग हो जाए, पहले कोई चीज कंबाइन हो, जोड़ा बना हुआ हो बहुत बढ़िया से, और फिर कोई बीच में कैटलिस्ट छलांग मार दे और अलग अलग कर दे, है ना। तो जब अलग अलग हो जाए, डीकंपोजिशन होता है, मतलब डीकंपोज हो जाना, टूट जाना। क्या हो जाना, टूट जाना। तो जब डीकंपोजिशन रिएक्शन होगा तो सिंगल रिएक्टेंट, जो रिएक्टेंट है जो पहले से जोड़ा बना हुआ है, जिनकी जोड़ी बनी हुई है, वो टूट जाते हैं 2 या 2 से ज्यादा टुकड़ों में, और ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, डीकंपोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। तुम्हारी भाषा में इसको ब्रेकअप बोलते हैं।
है ना, टूट जाना। तो भाई ब्रेक डाउन होना, डीकंपोज होना। तो डीकंपोजिशन मतलब टूटना, जिसमें एक सिंगल रिएक्टेंट दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बना दे, दैट इज नोन एज डीकंपोजिशन रिएक्शन। समझ गए? हो गया। अब बेटा तीसरा हमारा वैसे उधर है, लेकिन आप इधर से भी शुरू कर सकते हो, किताबों में ये लास्ट में और तुम्हारे ये पहले है, तो हम यहीं से शुरू करेंगे। तीसरा है हमारा डिस्प्लेसमेंट, जो है टोटल दो भाई कैसे डिस्प्लेसमेंट होता क्या है वास्तव में? A reaction in which a more reactive element displaces the lower reactive element। एक ऐसा रिएक्शन जिसमें ज्यादा हाई रिएक्टिव एलिमेंट हो, जो ज्यादा मजबूत हो, वो कमजोर वाले को लात मार के भगा दे कि इधर से निकल, तेरा काम नहीं है। सब नहीं पहुंचते कभी क्लास में, एक पहुंचे क्लास में, आ गया मैं, चल ओए उठ आगे पहुंच, मैं यहां बैठूंगा, बैक बेंचर है ना। बैक बेंचर्स तो समझ ही रहे होंगे बात को, क्योंकि रहे हम भी कभी कभी, तो कभी कभी क्या रही है, तो बैक बेंचर्स तो समझते हैं इस बात को कि हाँ भाई गए पीछे से, बोले चल आगे निकल, मैं बैठूंगा इधर, दिखता नहीं अपनी जगह है। तो वही वाला होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें क्या करा जाए, जो चीज जहां पे रखी हुई हो या जिसकी जोड़ी जहां बनी हुई हो, उसको भगा दिया। किस बेसिस पे? जबरदस्ती के बेसिस पे, मजबूती के बेसिस पे। अरे हम है यार, हटो, चलो निकलो। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन जिसमें क्या हो, ज्यादा मजबूत चीज, जिसमें ज्यादा मजबूत चीज कमजोर वाली चीज को हटा दे, उसके जोड़े से निकाल दे कि भाई यहां पे तो कैपेबल मैं हूं, मेरे को बैठना चाहिए, और वो खुद उसकी जगह ले ले। रिएक्शन इन विच अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस, हटा देना, डिस्प्लेसेस अ लोअर रिएक्टिव एलिमेंट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। समझे? A reaction एक ऐसी रिएक्शन इन विच a high reactive element, ज्यादा मजबूत रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लोअर रिएक्टिव एलिमेंट, कमजोर वाले को हटा दे, इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल का है, तो डबल का है भैया, दो दो तो नहीं मिलके हटा रहे ना। A reaction in which two highly reactive elements displace each other in a solution, जिसमें दो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है या दो एलिमेंट जो एक दूसरे को डिस्प्लेस करने की कैपेबिलिटी रखते हैं, ताकत रखते हैं, क्या करें जब एक सॉल्यूशन में पहुंचे और वो एक दूसरे को हटा दे, तो और एक दूसरे की जगह भी ले ले, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। A reaction in which two highly reactive elements displace each other from its solution। अपने सॉल्यूशन में से उन्होंने जो इकोसिस्टम बना रखा ना, कहता ना मेरे को तेरा वाला ग्रुप चाहिए, दूसरा कहता मुझे तेरा वाला ग्रुप चाहिए। अब वो आपस में लड़ रहे हैं, वास्तव में क्या बड़े सॉलियत से एक दूसरे से बदला जा सकता है ना। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें क्या हो जाए, आसानी से बदल लिया जाए, उसको क्या बोलते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। टू हाईली रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस ईच अदर, एक दूसरे को भगा देते हैं। इसका एग्जांपल इतना मस्त है ना, इतना काम का है कि लगभग साल पूछा जाता है। मैंने जानबूझ के ब्लू में लिखा ताकि आप नजर गड़ा के देखो उसे और याद रह जाए। अब सुनना जरा, चलो लाइट भी करूंगा। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। क्यों भैया, क्यों प्रेसिपिटेशन क्यों बोलते हैं? ये प्रेसिपिटेशन क्या बवाल है? एक ऐसा बवाल जिसमें कोई सॉलिड चीज फॉर्म हो जाए, जिसको हम लोग बड़ी आसानी से चुटकी में पकड़ के खींच सके। कोई सॉलिड चीज फॉर्म हो जाए, प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। जैसे इसमें ये हमारा प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। बेटा हमारा जो केमिकल रिएक्शन का लास्ट टाइप है, दैट इज रिडॉक्स रिएक्शन, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दो आते हैं। इनकी जब एक्सप्लेनेशन दूंगा, जब हम बात करने वहां पहुंचेंगे। सबसे पहले शुरू से शुरू किया हम लोगों ने कॉम्बिनेशन, समझ गए होता क्या है। सबसे बेस्ट एग्जांपल आज समझ लो, आने की बहुत ज्यादा हाई चांसेस कि जब कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको भैया एक चीज और भी बोलते हैं क्यूकलाइन, क्या बोलते हैं? क्यूकलाइन, जिसमें तुम फूंक मारते हो, कार्बन डाइऑक्साइड डालते हो, तो वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें? मिल्की कलर में। कैसा? मिल्की, दूध की तरह नजर आने लगेगा। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड क्यूकलाइन में जब आप फूंक मारते हो, कार्बन डाइऑक्साइड डालते हो, तो मिल्की नजर आता है। अगर उसमें तुम पानी डाल दो, क्या डाल दो? पानी डाल दो, तो पता होगा क्या? चूना है वास्तव में। तो अगर चूना लिक्विड हो, उसमें तुम क्या करो? फूंक मारो तो वो मिल्की हो जाएगा। चूना अगर लिक्विड हो, मतलब उसमें पानी मिला हुआ हो,
उसमें तुम फूंक मारो तो वो कैसा हो जाएगा, मिल्की हो जाएगा। और अगर तुम चूने में पानी डालो तब क्या होगा भैया, बहुत गर्मी प्रोड्यूस होगी, बड़ी दिक्कत होगी वहां पे। कैसे हो सकता है बेटे, जिसमें हम लोग चूना मिला रहे हैं और पानी डालें तो वो तुरंत बाल्टी जो है बहुत गर्म हो जाए। हम इसको जनरली बॉटल्स वगैरह में मिक्स नहीं करते, क्यों? क्यों बॉटल हो सकता फट जाए। होता क्या है, जब कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ मिक्स होती है तब स्लेक्ड लाइन बनता है और साथ में हीट प्रोड्यूस होती है। साथ में क्या प्रोड्यूस होता है? हीट प्रोड्यूस होता है। बेटा नीचे वाला रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है, बट काम का बहुत है। कैसे काम का बहुत है? ध्यान से सुनना, जो हमारा नीचे वाला रिएक्शन है ये वाला, वो हमारा भाई कॉम्बिनेशन में नहीं आता, बट काम का है। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन इतनी बार पूछ लिया गया ना, बच्चे देख के समझ जाते हैं। अच्छा सर ये वाला, हाँ हमें पता है, जब सिलेक्ट लाइन मतलब जिसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं, वो जब हमारा क्या करे, रिएक्ट कर जाए किसके साथ? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। ये थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तब क्या होगा, वो कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा। क्या बनाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको हम लोग एक चीज और भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं पता है? लाइमस्टोन। क्या बोलते हैं? लाइमस्टोन। यही कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। बेटा ये जो है ना एकदम कंठस्थ कर लो। हमने जब कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ मिलाया, कैल्शियम ऑक्साइड चूना जब पानी के साथ मिलाया तब क्या हुआ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया, तो उसमें पानी मिक्स हो गया, जिसको क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और ये हाईली एक्सोथर्मिक है, मतलब इसमें बहुत ज्यादा हीट रिलीज होती है। एक ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज हो, वो कैसा हुआ? एक्सोथर्मिक हुआ। और जब उसी सिलेक्ट लाइन के अंदर हम कार्बन डाइऑक्साइड मिला दें तो समझ लेना क्या बन जाएगा भाई, तब बन जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट और रिलीज होगा साथ में थोड़ा सा पानी। जैसे घर पे ना तुम्हारे पुताई हो, बड़े खुश हो रहे हैं, पुताई हो रही है, पोतने वाला आया घर पे, उसने व्हाइट कलर की पुट्टी लगाई, ऐसे करके उठाया, पोतना शुरू किया। आप देख रहे हो जी कर क्या रहा है, इतना गंदा, छी क्या कर दिया इसने। मेरे घर पे पुताई हुई, मैं देख रहा, मैंने कहा पापा ऐसा है, ये कंजूस है या आप कंजूस हो? कहते क्यों? मैंने कहा सबका देखो कितना चमक रहा है, हर का देखो बिल्कुल ऐसे ही काला काला सा पड़ा हुआ है, कुछ फायदा ही नहीं हुआ इस पे। बोले हाँ बेटा अभी लग तो नहीं रहा, लग रहा है वो मोटी पुताई करवाते होंगे। फिर 2-3 दिन बाद देखा वो हमें सिखा रहा, पेंटर कह रहा रुको भैया चमक आएगी इसमें, तो थोड़ी आती चमक। हम सोच रहे भैया ये हमें काट रहा है, लग रहा कुछ तो गड़बड़ करी। 3 दिन बाद देखा, 4 दिन बाद वो चमकने लग गया। अब कैसे चमकने लग गया? क्योंकि वास्तव में उसने क्या किया था, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो चूना पानी के साथ मिला के उसने लगाया उस पर, वो तुरंत नहीं चमकता। जब उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट कर जाएगी, जब उस पर कार्बन डाइऑक्साइड 2-3 दिन तक फिरती रहेगी आसपास में, तब वो क्या करेगा, चमकने लगेगा। क्यों? तब वो बन जाता है मार्बल। क्या बन जाता है? मार्बल टाइप में हो जाता है। जो मार्बल का फॉर्मूला वही कैल्शियम कार्बोनेट हमारा है। और व्हाइट वॉशिंग के बाद, मतलब जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का हमने पुताई कर दी, व्हाइट वॉशिंग कर दी, सफेद चूने की पुताई कर दी दीवार पे, तो उसके बाद वो कुछ 3, 4, 5, 6 दिन बाद चमकना शुरू होगा। कुछ दिन बाद चमकना शुरू होगा। आपसे पूछते हैं कि बताइए क्यों व्हाइट वॉशिंग के तुरंत बाद चमक नहीं आती, तो आप कारण बताएंगे। समझ गए क्यों नहीं आती? क्योंकि वो भाई कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है एंड इट टेक्स जनरली टाइम ऑफ 2 to 3 days, 2 से 3 दिन का समय लेता है। और फिर हम पहुंच गए डीकंपोजिशन रिएक्शन पे, मतलब चैप्टर के आधे पे पहुंच चुके हैं। हालांकि हम बहुत जल्दी से जल्दी इसको खत्म भी करने वाले हैं, थोड़ा सा लंबा खिंच गया प्यारे बच्चों, लेकिन ये चैप्टर अगर बेस क्लियर हो गया तो सेकंड चैप्टर आसान पड़ेगा। समझ गए? इसलिए थोड़ा सा और खींच रहा हूं। डीकंपोजिशन रिएक्शन हमारा बेटे कैसा होता है? जनरली 3 टाइप का। कभी कभी डीकंपोजिशन मतलब ब्रेकडाउन हम लोग टेम्परेचर प्रोवाइड करके करते हैं, कभी कभी ब्रेकडाउन हम लोग लाइट प्रोवाइड करके मतलब सनलाइट सन एनर्जी प्रोवाइड करके करवा देते हैं, और कभी कभी ब्रेकडाउन हम लोग इलेक्ट्रिसिटी की मदद से करते हैं, जिसको इलेक्ट्रोलाइसिस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी मिक्स हो और लाइसिस हो जाए। लाइसिस बोले तो ब्रेकडाउन, लाइसिस बोले तो ब्रेकडाउन। समझ गए बाबा? क्लियर? समझ आया? अब थर्मल से शुरुआत करते हैं। थर्मल मतलब हीट, थर्मल मतलब हीट। तो जहां पे हीट प्रोवाइड करी जाए, जी कैल्शियम कार्बोनेट देखा है, चूना दीवारों पर लगा हुआ है, अगर तुम इसको उतारो और गर्म कर दो, पटर पटर की आवाज भी आएगी,
साथ साथ वहां पर रिलीज क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड जहां से शुरुआत हुई थी, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, पानी तो पहले ही गया, ठीक है, टाटा बाय बाय हो चुका था, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये दो चीजें रिलीज होंगी। और ये भाई हमारा कैसा रिएक्शन है, ये हमारा एंडोथर्मिक रिएक्शन है। अब ये एंडोथर्मिक का है, एक्सोथर्मिक जिसमें एक्स हो जाए, चला जाए, एक्स से तो समझ ही जाते हो, चला जाए, जिसमें चला जाए वो एक्सोथर्मिक, और जिसमें आ जाए, इन हो जाए, इन हो जाए, इन मतलब अंदर आ जाए, तो वो एंडोथर्मिक, वो एंडोथर्मिक, समझ गए। एक्स हो जाए तो एक्सोथर्मिक, बाहर निकल जाए, हीट रिलीज हो तो वो एक्सोथर्मिक, और हीट अंदर ली जाए तो वो एंडोथर्मिक। अंदर का मतलब क्या हो रहा है बेटे, जिसमें हम लोग क्या करें, बाहर से टेम्परेचर प्रोवाइड करवा रहे हैं, बाहर से टेम्परेचर प्रोवाइड करा रहे हैं, उसमें क्या कर देते हैं, एक्सोथर्मिक बोल देते हैं। और जिसमें हम लोग टेम्परेचर इन करवा रहे हैं, उसको क्या बोल देते हैं, एंडोथर्मिक बोल देते हैं। हमारा जो क्वेश्चन पहला है वो बड़ा मजेदार है और बैलेंसिंग के ऊपर है। सोडियम रिएक्ट्स विद वाटर, अच्छा सोडियम जिसमें पानी के साथ रिएक्ट करता है, हाँ समझ गए। किसी बच्चे ने अगर पढ़ा होगा तो उसे पता होगा कि ये क्वेश्चन ऐसा है जो कम से कम पिछले 10 सालों में 6 बार आ चुका है, कम से कम 6 बार। अगर नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, अभी देख लेना। जब सोडियम वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्म करता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस, मतलब उसने पूरी चीज तो लिख दी। अब तुम्हें ये ढूंढना है कौन सी रिएक्शन जो है प्रॉपर बैलेंस्ड है। हम लोग बेटे शुरुआत करते हैं ऊपर से, इधर सोडियम 1 है, इधर 2 है, तो ये बैलेंस हमारा नहीं है। तो इस कंडीशन में पहले भैया अपना हाथ जो है वहां से हटा लो, जहां पे बैलेंसिंग प्रॉपर तरीके से ना दिखे। यहां पे 1 है, यहां पे 2 है, खेल खत्म। यहां पे सोडियम 2 है, यहां पे सोडियम 2 है, काम हो गया, लग रहा है हो गया। हाइड्रोजन यहां पे 4 है और यहां पे 2 इधर है, 2 इधर है, 4 है, ओके गुड, बहुत बढ़िया। ऑक्सीजन यहां पे 2 है और यहां पे भी ऑक्सीजन 2 है। लग रहा है यही आंसर है, लग तो यही रहा है, लेकिन क्या आगे चेक करना चाहिए? हाँ बिल्कुल चेक करना चाहिए। मुझे लग रहा है मैंने आंसर लिख ही दिया था। अरे भाई, तो जिस बच्चे ने देख लिया होगा उसे तो पता लग गया होगा, जिसने नहीं देखा होगा कोई बात नहीं, तो समझ आया ये भाई। अगला भी चेक कर लो बेटा, कभी भी डायरेक्ट आंसर मिलने पे टिक नहीं मारोगे, क्योंकि अगर 4 ऑप्शन है तो 4 के चारों को देख लो बढ़िया तरीके से, क्योंकि अभी मैं आपको एक एग्जांपल दिखाऊंगा जिसमें कुछ अलग ही मिल रहा है। देखना बेटे, 2Na यहां पे Na कट रहा है, 2Na यहां पे 2Na, ठीक है, यहां पे H2, यहां पे 2H2, गड़बड़ हो गई तो ये कट गया। तो बस हमें साफ साफ पता लगा कि ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। कौन सा आंसर है? बी आंसर है, जिसको बैलेंस करना बड़ा आसान है। रीजन उसके पीछे, आप सबसे पहले उस एटम को देखेंगे जिसमें मैक्सिमम सबसे ज्यादा एटम्स प्रेजेंट हो, जिसमें सबसे ज्यादा एटम्स प्रेजेंट हो। बेटे ये टर्म 1 2021 मैंने इससे ज्यादा पीवाईक्यूज उठाए हैं। रीजन कि इस टाइम में फर्स्ट चैप्टर जो है हमारा वो टर्म 1 में आया था, और उसमें टर्म 1 जो है वो 40 नंबर का हुआ था, पूरा का पूरा पीवाईक्यूज, तो बहुत सारे क्वेश्चन फंसे थे, ठीक है, 2 ही तो चैप्टर आए थे। दूसरा रिएक्शन जिसमें क्या किया, जिंक ग्रेन्यूल्स, जिंक को जो है डाला गया किसके अंदर, सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर। अब जब जिंक ग्रेन्यूल्स सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर डाले जाएंगे तब क्या होगा, जब जिंक ग्रेन्यूल्स सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर डाले जाएंगे तब क्या होगा, हमें पता है भाई उस समय जिंक सल्फेट बनेगा कलरलेस सॉल्यूशन और कॉपर रिलीज होगा जो कि ब्राउन कलर में होगा। अच्छा, तो मतलब है क्या, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। कैसा रिएक्शन है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इतना तो समझ आ गया हमारे कहीं ना कहीं किताब से, तो कई बच्चों ने फटाफट कर भी लिया होगा। स्टडी द डायग्राम गिवन बिलो, आइडेंटिफाई द गैस फॉर्म्ड इन द रिएक्शन। कौन सी गैस फॉर्म हुई है यहाँ पे गैस भी फॉर्म हुई है जो मैंने वहां पे नहीं लिखी थी, बट यहाँ पे दिखानी पड़ेगी। कौन सी है वो? कार्बन डाइऑक्साइड व्हिच एक्सटिंग्विशेस द बर्निंग कैंडल। कार्बन डाइऑक्साइड जो क्या करेगा, बर्निंग कैंडल को और एक्सटिंग्विश करेगा, या फिर ऑक्सीजन ड्यू टू व्हिच द कैंडल बर्न्स मोर ब्राइटली, या फिर ऐसी ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगा जिस वजह से जो कैंडल है वो और ज्यादा ब्राइटली जलेगी, या फिर सल्फर डाइऑक्साइड व्हिच प्रोड्यूस अ सफोकेटिंग स्मेल, सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज करेगा जो सफोकेटिंग गैस प्रोड्यूस करेगा, या हाइड्रोजन गैस व्हिच बर्निंग प्रोड्यूस अ पॉपिंग साउंड, या हाइड्रोजन गैस रिलीज करने वाला जिससे पॉपिंग साउंड रिलीज होगा। तो सबसे पहली चीज तो
जिंक ग्रेन्यूल्स डाले गए किसमें, सल्फ्यूरिक एसिड में। किसमें, सल्फ्यूरिक एसिड में। उस कंडीशन बेटा याद रखना, वो पास कहां से करवाया जा रहा है, वो पास करवाया जा रहा है यहां वाटर से। और जब वाटर में हमारे कॉपर प्रेजेंट पहुंचता है जाके, तो कॉपर क्या करता है, वास्तव में डिस्प्लेस कर देता है कॉपर ऑक्साइड बनाने के लिए, क्योंकि कॉपर प्लस H2O क्या बनाता है भाई, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, प्लस हाइड्रोजन गैस। और जब ये बनेगा, जब ये चीज फॉर्म होगी बेटा, तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, और वो हाइड्रोजन गैस क्या करती है, पटर पटर की आवाज करती है, पॉप साउंड प्रोड्यूस करती है। क्या प्रोड्यूस करती है, पॉप साउंड प्रोड्यूस करती है, ठीक है, पिट पिट की आवाज आएगी इससे। तो ये क्वेश्चन बड़े काम का है, समझ गए। स्क्रीनशॉट लेते जाना साथ साथ में, ऐसा नहीं कि बस ठीक है जैसी यार आपकी चल रहा है काम, नहीं, स्क्रीनशॉट लेते जाओ, क्योंकि यार जब ये चैप्टर खत्म होगा उसके बाद रिवीजन भी तो लेना है फटाफट, ऐसे है ना, फटाफट रिवीजन भी तो लेना है। C6H12O6 प्लस कार्बन प्लस ऑक्सीजन रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। The above reaction is N। अब पहली चीज तो ये जानना कि भाई जब हमारा ग्लूकोज जो है, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है, ग्लूकोज में जो है हमारी ऑक्सीजन ऐड होगी तो क्या करती है, ग्लूकोज को तोड़ती है और रिलीज क्या करवाती है, जो हमारी बॉडी से रिलीज हो रहा है वास्तव में, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड, और बेटा और क्या रिलीज होता है, और थोड़ी सी रिलीज होती है हीट, थोड़ी सी क्या रिलीज होती है, हीट रिलीज होती है। तो अब ये बताओ ये कैसा रिएक्शन, क्या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, कोई डिस्प्लेसमेंट दिख रहा है तुम्हें ना, ऑक्सीजन दोनों तरफ थी, उधर भी है दोनों तरफ, तो ये तो गया। क्या ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, क्या इसमें बाहर से हीट दे रहे हैं, क्या हम पेट के बाहर चिमनी लगा के बैठ जाते हैं खाना पचाने के लिए, नहीं, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन तो ये नहीं है। क्या ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, क्या इसमें सॉल्ट प्लस वाटर ये रिलीज हो रहा है, नहीं, सॉल्ट तो नहीं रिलीज हो रहा है, इसमें गैस रिलीज हो रही है और वाटर रिलीज हो रहा है, तो हमारा ये न्यूट्रलाइजेशन भी रिएक्शन नहीं, तो कैसा रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक है। अब एक चीज जो रटने वाली है बेटा वो ये है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन ही है ये, क्योंकि जब आप खाना खाते हो तब क्या होता है, आपकी बॉडी से अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होती है। इसी वजह से घर वाले बोलते हैं अभी खाया अब तू नहाने जाएगा, अब तू नहाने जाएगी, अभी अभी खा के फिर निकल ली, नहीं, खा के तुरंत मूव नहीं करते हम लोग, क्यों, तुरंत नहाने नहीं जाते हम लोग, क्यों, क्योंकि भाई हीट रिलीज हो रही होती है। वो क्या करेगा, जब हीट रिलीज हो रही तुम बाहर से पानी डाल रहे हो तो वो न्यूट्रलाइज होगा, खाना पचेगा कम, ठीक है। इस वजह से हम लोग बोलते हैं जो ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। भाई रटते जाना, चीजों को समझते जाना बढ़िया तरीके से, क्योंकि ये टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके बाद इट इज इंपॉर्टेंट टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मैंने बोला ये क्वेश्चन तो विलुप्त हो चुके हैं, नहीं पूछे जा रहे, बट कंजर्वेशन ऑफ मास देखो 2021 में पूछा गया, और कई बच्चे होते हैं बोलते हैं अरे छोड़ो सर कहां लिखा है एनसीईआरटी बुक्स में, देख लो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं जो डायरेक्टली नहीं लिखी गई बट उन पे इशारा किया गया है, तो भाई होगा, हो सकता है उन्होंने प्रॉपर तरीके से डिफाइन नहीं किया, बट उसके बारे में अगर छोटा मोटा जिक्र किया है तो क्वेश्चन फंस सकता है उससे। Which of the following statement of the law is incorrect? The total mass of the elements present in the reactant is equal to the total mass of the elements present in the product। लग तो सही रहा है। The number of atoms of each element remains the same before and after a chemical reaction। लग तो ये भी सही रहा है। The chemical composition of the reactant is the same before and after the reaction। ये थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है कि केमिकल कंपोजिशन तो शायद बदल जाती है ना, केमिकल कंपोजिशन तो सेम नहीं रहती। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर कैन इट बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। अच्छा, उसने बोला कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, तो ये स्टेटमेंट तो हमें एक ही इनकरेक्ट दिख रहा है, कौन सा वाला, ये वाला, ये भी सही है, ये भी सही है, नंबर ऑफ एटम्स भी सेम होंगे, एलिमेंट्स का मास भी टोटल फाइनली सही मिलेगा, तो कौन सा गलत निकला, बस ये गलत निकला। चार ऑप्शन है तो चार के चारों को पढ़ो, अगर तुम्हारी नॉलेज बहुत अच्छी है, और तुम्हारी खराब भी है तब भी पढ़ना है, क्यों, क्योंकि चैप्टर हम लगभग पढ़ चुके हैं, और ये करते जाओ, क्वेश्चन इन्हीं से फंसेगा बेटे। अगर ये सही से दिख नहीं रहा तो मैं बोलूंगा, उसको सुनते जाना, ठीक है। Which one of the following reaction is categorized as thermal decomposition reaction? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हम किसे काउंट करेंगे, तो हमारा जिसमें वाटर जो है ब्रेक डाउन हो रहा है उसको थर्मल डिकम्पोजिशन पे काउंट करेंगे,
या हमारा AgBr सिल्वर और ब्रोमाइड जो कि हमारा अगेन सोलर में आते हैं दोनों के दोनों, ये और ये, या कैल्शियम कार्बोनेट जिसको हम हीट करके ब्रेक डाउन करते हैं, है ना, वो थर्मल डिकम्पोजिशन में काउंट होगा। बिल्कुल भाई, कैल्शियम कार्बोनेट जिसको तुम हीट करके ब्रेक डाउन कर रहे हो वो हमारा किसमें रिलीज माना जाएगा भाई, थर्मल डिकम्पोजिशन। याद है, याद है? तो ये वाली चीज आपकी पूछी गई है, फिर से क्वेश्चंस देखते जाओ, समझते जाओ, ठीक है। अब बेटा दूसरी चीज आगे बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा सा। Observe the diagram of an activity given below. What does it have to conclude when the person exhale into the test tube? अच्छा, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड आप रिलीज करते हो वो क्या करता है, क्विकलाइन को कन्वर्ट करता है। क्विकलाइन वो वाला जो लिक्विफाइड ऑलरेडी, मतलब स्लेट लाइन, उसको लाइम वाटर बना देता है, जो लाइम वाटर है सॉरी, उसको जो है मिल्की बना देता है। क्या बना देता है? मिल्की बना देता है। लाइम वाटर को मिल्की बना देता है। और मिल्की क्यों बनेगा? क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स हो रही है। अब परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर इन इनहेल्ड एयर। ये क्या बोल रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड की इनहेल्ड एयर में जो सांस उसने ली थी वो ज्यादा है, इस वजह से ऐसा हुआ है। फर्मेंटेशन ऑकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जो फर्मेंटेशन है वो होना शुरू हो गया। फर्मेंटेशन होता कब है? पहली बात तो यही बताओ, कब होता है फर्मेंटेशन? भाई होता ही जब है, जब हमारा क्या होगा, वहां पे ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होगा। तो ये तो बात ही गलत हो गई। परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर इन द एक्सहेल्ड एयर। जो परसेंटेज है कार्बन डाइऑक्साइड का वो ज्यादा है जब उसने एक्सहेल किया तब। ये थोड़ा थोड़ा सही है। फर्मेंटेशन ऑकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। फिर से अगर पढ़ोगे, फर्मेंटेशन का ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड दोनों से लेना देना इतना ज्यादा नहीं है। और यहाँ पे तो बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि लाइम वाटर अगर हमारा मिल्की कन्वर्ट हो रहा है तो उसके पीछे कारण बेटा कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेजेंट होना, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेजेंट होना। अब आ गया एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। अरे अपन को मिल गया भाई सेकंड चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, जिससे हमने क्या बोला था कि अगला चैप्टर कम समय लेगा। पता है क्यों कम समय लेगा? क्योंकि भाई चार्ट ही मैंने ऐसा बनाया है जिसकी मदद से आप बहुत ही कम समय में मिनटों मिनट रिवाइज कर सकते हो। और 4 दिन है हमारे पास, इसलिए एक चीज की और श्योरिटी है, क्या? अगर तुम इस चार्ट को निकाल के लगा के अपने सामने रख लो तो भाई समझ जाना कि बार बार इस पे जब नजर पड़ेगी ना तो बार बार रिवीजन होगा। और लास्ट में आराम से लिखोगे सारी इक्वेशंस, इसे बोलते हैं याद हो जाएगी। दूसरी चीज, हम समझेंगे और देखेंगे वास्तव में कौन सा इंपॉर्टेंट है, किसका क्या मीनिंग है, कहां से क्वेश्चन बन रहे हैं और कहां से क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं। बड़े सबसे पहली चीज तो कंपाउंड्स, जिनके बारे में चैप्टर में पढ़ना है, वो कितनी तरह के? वो है भाई 3 तरह के। कौन कौन से हैं? एसिड, बेसिस और सॉल्ट्स। एसिड, बेसिस और सॉल्ट। एसिड कौन से, बेसिस कौन से, सॉल्ट कौन से? अरे मैं तुम्हें बताऊं, इनको ना चख के बता सकते हैं हम लोग, टेस्ट करके बता सकते हैं। एसिड जब टेस्ट करोगे तो पता कैसे लगेंगे? ये खट्टे लगेंगे। कैसे लगेंगे? खट्टे लगेंगे। और बेस जब टेस्ट करोगे तो जनरली कड़वे लगेंगे। और अगर सॉल्ट को टेस्ट करेंगे हम लोग तो सॉल्ट, ये सारे सॉल्ट है, सॉल्ट को जब भी टेस्ट करोगे तो जनरली सॉल्टी लगेंगे। बट एक बात पता है भाई, हर एक चीज टेस्ट थोड़ी करी जा सकती है। हमसे पूछा जाए किसी चीज का टेस्ट कैसा है, या फिर ये एसिडिक है, बेसिक है या सॉल्ट है, भाई हर चीज को उठा के नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ चीजें बड़ी गंदी है और कुछ चीजें ऐसी है जो शायद जीभ पे रखी और टाटा बाय बाय। तो अपन ये रिस्क नहीं ले सकते, तो करते क्या है, इनकी और प्रॉपर्टीज को जानते हैं जिसकी मदद से पहचान सके कौन सा एसिड है, कौन सा बेस है और कौन सा सॉल्ट है। इसके अलावा रियल लाइफ में इनके बहुत सारे यूजेस हैं जिसकी वजह से इनको हम लोग अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं। सबसे पहले एसिड पे आते हैं बेटा। एसिड और बेस 2 टाइप के होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, और दूसरे होते हैं हमारे वीक एसिड और वीक बेस। इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एसिड भी 2 तरह के, स्ट्रॉन्ग और वीक, और बेस भी 2 तरह के, स्ट्रॉन्ग और वीक। सॉल्ट 3 तरह के होते हैं, उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तुम्हें दिख रहे हैं फिलहाल में, मुझे पता है, लेकिन हम पढ़ेंगे स्ट्रॉन्ग और वीक। स्ट्रॉन्ग और वीक क्यों? क्योंकि भाई ये क्या करते हैं, H पॉजिटिव आयंस को रिलीज करते हैं। अगर ज्यादा H पॉजिटिव आयंस रिलीज कर रहे हैं, जो एसिड है उसको जब तुम पानी में मिलाओ तो बहुत ज्यादा H पॉजिटिव आयंस रिलीज करे
तो समझ जाना वो स्ट्रॉन्ग है। एक चीज और भी रिलीज करते हैं ये H3O पॉजिटिव आयंस, कब पता है? नहीं पता? पता है, बहुत बढ़िया बात, शाबाश। नहीं पता है तब भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अब पता लग जाएगा, है ना। अपन तो पढ़ने ही आए ना। तो बेटे जब इसको तुम पानी में डालोगे तब क्या होगा, ये धीरे धीरे टूटना शुरू होगा, और ये अकेला रिलीज नहीं होता हाइड्रोजन, ये क्या करता है, पानी के साथ मिक्स हो जाता है और H2O से क्या बना देता है, H3O बना देता है। क्या बना देता है? H3O बना देता है। अगर ज्यादा H पॉजिटिव आयंस रिलीज हुए तो एसिडिक, ज्यादा स्ट्रॉन्ग, और हमारा H पॉजिटिव आयंस कम रिलीज हुए तो एसिडिक लेकिन कम स्ट्रॉन्ग, लेकिन कम स्ट्रॉन्ग। और बेटे इसके एग्जांपल्स तुम्हें याद नहीं करने, क्योंकि याद हो जाते, इतनी बार पूछेगा तुमसे ना, बार बार तुमसे क्वेश्चन इतने करूंगा, ये भाई HCl और CH3COH बोल जाओ, आराम से होता है, ये बहुत आराम से होता है। इथेनोइक एसिड और हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड आसानी से हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। इनकी प्रॉपर्टीज बेटे दो तरह की, कौन कौन सी? केमिकल और फिजिकल। केमिकल प्रॉपर्टी कौन सी? ऐसी प्रॉपर्टी जो उसके मॉलिक्यूल के ऊपर बेस्ड हो, उसको केमिकल प्रॉपर्टी बोलते हैं। जैसे आपको पता है, कभी भी किसी एसिड को किसी मेटल के साथ रिएक्ट कराओ तो जनरली की मतलब लगभग चांसेस है कि वो सॉल्ट प्रोड्यूस करेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस। मेरे को तो याद है, लेकिन आपको भी याद करवाना है, तो मेरे साथ साथ बोलिए प्यारे बच्चे, जब भी एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट करवाओगे तो वो क्या रिलीज करेगा? सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। और ये खाली एसिड का नहीं है, बेस के साथ भी होता है। दिखाओ, देखो, अगर हम लोग बेस को क्या करें, मेटल के साथ रिएक्ट करवाएं, बेस प्लस मेटल क्या रिलीज कर रहा है? सॉल्ट रिलीज कर रहा है, प्लस में हाइड्रोजन गैस, प्लस में हाइड्रोजन गैस। हमेशा याद रखना, दो चीजें हमेशा रिलीज कर रहा है। सर बढ़ा दिया आपने? हाँ भाई बढ़ा दी, छूट गया था गलती से। बेस के साथ जब भी मेटल रिएक्ट करेगा तो वो भी सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। यहां भी सेम चीज, मेटल के साथ अगर हमारा एसिड रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, वहां भी सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। साथ साथ बोला करो, बार बार बोलो। बेस के साथ अगर हमारा मेटल रिएक्ट कर गया तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन, सेम चीज। एसिड के साथ मेटल रिएक्ट कर गया तो बेस प्लस सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। एसिड के साथ अगर मेटल रिएक्ट कर गया तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। साथ साथ बोलो बार बार। इसके बाद अगर बेटा कभी भी एसिड और बेस को मिला दो तो याद रखो क्या बनेगा? न्यूट्रलाइज हो जाएगा भैया। न्यूट्रलाइज हो जाएगा मतलब सॉल्ट बनेगा प्लस वाटर बनेगा, सॉल्ट बनेगा प्लस वाटर बनेगा। तीसरी रिएक्शन इंपॉर्टेंट तो नहीं है बट फिर भी बता दूं, मेटेलिक ऑक्साइड के साथ अगर कभी एसिड को रिलीज करो तो वो कभी भी कंप्लीटली न्यूट्रलाइज नहीं होता, लेकिन फिर भी कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन और वाटर मिलता है हमको देखने को। ठीक है, ये पूछा कब जाता है, क्योंकि ये इसके अलावा कहीं और भी पढ़े थे। कहां? पहले पार्ट में, याद है? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन याद है? गुड, बहुत बढ़िया। नहीं याद तो एक बार फिर रिवाइज करेंगे हम लोग खत्म करने से पहले, तो कोई ऐसी टेंशन नहीं है। ठीक है बेटा, फिजिकल प्रॉपर्टीज, पहली चीज सॉर टेस्ट, खट्टी लगेगी। दूसरी चीज टर्न्स ब्लू लिटमस इनटू रेड, ब्लू लिटमस को किसमें कन्वर्ट कर देता है? रेड में कन्वर्ट कर देता है। और तीसरी चीज इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। जब भी तुम इसको डाल दोगे किसी कंटेनर में और दो रॉडें लगा दो तो आसानी से करंट फ्लो करता है। क्यों फ्लो करता है? क्योंकि इसके पास फ्री आयंस है। बेटा ये क्वेश्चन याद रखना, एसिड करंट क्यों फ्लो करता है? क्योंकि उसके पास फ्री आयंस है। क्या है बेटा? फ्री आयंस है, इस वजह से एसिड क्या करता है? करंट फ्लो करवाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज्यादा, इसको याद रखना। बेस की बात करें, स्ट्रॉन्ग और बेस, स्ट्रॉन्ग और वीक। रीजन, यहां पे H पॉजिटिव आयंस और यहां पे OH नेगेटिव आयंस, OH नेगेटिव आयंस। अब ये जो OH नेगेटिव आयंस हैं दोनों तरफ, एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड और NH4OH, एग्जांपल नहीं रटने, जरूरत ही नहीं है। ठीक है, नहीं जरूरत है। दोनों प्रॉपर्टीज को याद रखिए। केमिकल प्रॉपर्टी, अगर आप बेस के साथ एसिड को मिलाओगे और दोनों स्ट्रांग हुए या दोनों वीक हुए, दोनों कमजोर है या दोनों मजबूत है, तो एक दूसरे खत्म कर देंगे। मारो, खत्म करो, बाय बाय, टाटा। अगर दोनों स्ट्रांग हुए
तब भी एक दूसरे को मार डालेंगे, अगर वीक हुए तब भी खत्म कर देंगे। तो क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है जिसमें सॉल्ट प्लस वाटर बनता है। क्या बनता है बेटा, सॉल्ट प्लस वाटर बनता है। साथ साथ बोलिए, सॉल्ट प्लस वाटर बनता है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और जो मैंने यहां पे रटवाया वो यहां पे दोबारा से एक बार बोलेंगे, बेस प्लस मेटल क्या बनाएगा, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। क्योंकि ये पूछा जाता है कि एक बेसिक सॉल्यूशन है, उसमें मेटल डाला तो कौन सी गैस प्रोड्यूस हुई और कैसे चेक करोगे, पॉप साउंड से चेक करेंगे भाई साहब। इधर भी तो कर ही रहे थे, कर रहे थे नहीं कर रहे थे। जिंक ग्रेन्यूल्स इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन क्या हुआ, पॉप साउंड हुआ। और क्या हुआ, होगा ही ना। अगर एसिडिक सॉल्यूशन है और उसमें मेटल डाल दोगे तो पॉप साउंड क्रिएट होगा। क्यों, हाइड्रोजन गैस के रिलीज की वजह से। इजी है। इस्तेमाल सुनेंगे हम लोग बिल्कुल लास्ट में, क्योंकि उसकी तो कहानी अलग है, दुनिया ही अलग है। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें बेस की, तो बिटर इन टेस्ट, कड़वा होगा, हाँ सही है। छुओगे तो स्लिपरी होगा बेटे, हाथ से ऐसा लगेगा फिसल रहा है, हाथ से कैसा लगेगा, फिसल रहा है। और इसके अलावा हमारा ये वाला जो है वो ब्लू को रेड कन्वर्ट करता है, एसिड बी को आर में कन्वर्ट कर देगा, और जो हमारा बेस है वो आर को बी में, आर को बी में मतलब रेड को ब्लू में, रेड को ब्लू में। अब एक चीज याद रखो, बेस होते कैसे जनरली हमारे भाई, अधिकतर कहां इस्तेमाल हो रहा है, सोप्स में इस्तेमाल हो रहा है, टेक्सटाइल में इस्तेमाल हो रहे हैं, पेपर इंडस्ट्री में भी इस्तेमाल हो रहे हैं इवन। और बेस को बेटा कई बार हम खाने में इस्तेमाल करते हैं। तो उसके बारे में सुनो का, इनो काम शुरू करे 6 सेकंड में, सुना है? तो काम सेकंड करे काम शुरू करे 6 सेकंड में, उसके पीछे कारण क्या है, क्या कारण है पता है भाई? जब तुम उसको लेते हो, जब हम उसका इंटेक करते हैं, तब क्या होगा, हमारे पेट में बनने वाला एसिड जो क्या कर रहा है, खाने को पचाने के लिए रिलीज हुआ था, कभी कभी वो ज्यादा अमाउंट में रिलीज हो जाता है। उस कंडीशन क्या होता है, उस खाने को पचाने वाला जो एक्सेस एसिड है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है जब तुम बाहर से इनो लोगे। क्योंकि इनो क्या है, वास्तव में एक बेस है। क्या है, बेस है। और बेस जब एसिड से मिलेगा तब क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, खत्म। सॉल्ट प्लस वाटर तो कोई दिक्कत महसूस ही नहीं होगी, फिर सब सही हो जाएगा। इसीलिए लोग इनो पीते हैं, एसिडिटी होती है ना। काम शुरू करे 6 सेकंड में, याद रहेगा, सॉल्ट प्लस वाटर बनता है जाके फाइनली। अब आते हैं हम लोग किसकी तरफ, सॉल्ट की तरफ। सॉल्ट बेटा 3 तरह के, एक ऐसे जो थोड़े एसिडिक सॉल्ट हैं, कुछ ऐसे जो थोड़े बेसिक सॉल्ट हैं, और कुछ ऐसे जो सॉल्ट हैं। अब देखो, कुछ ना ऐसे होते हैं जो स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ अगर वीक बेस को मिला दो तो वो न्यूट्रलाइज तो करते हैं, एसिड को न्यूट्रलाइज तो करते हैं, बट एसिड इतना मजबूत होता है कि उसको खत्म नहीं कर पाते, उसकी ताकत खत्म नहीं कर पाते। तो क्या बन जाता है भाई, हमारा एसिडिक बन जाता है। वो कैसा बन जाता है, एसिडिक सॉल्ट बन जाता है। और अगर बेस बहुत मजबूत हो, उसमें हम कोई वीक कमजोर एसिड डाल दें तो न्यूट्रलाइज तो होगा, एसिड प्लस बेस न्यूट्रलाइज तो होगा। बट बेस बहुत मजबूत था, एसिड कमजोर रह गया, तो कैसा होगा, हमारा न्यूट्रलाइजेशन पूरी तरह से नहीं हो पाएगा, और वो कैसा सॉल्ट बनेगा, वीक बेसिक सॉल्ट बनेगा। कैसा बनेगा, बेसिक सॉल्ट। और अगर दोनों चीजें बहुत स्ट्रॉन्ग या दोनों चीजें बहुत वीक हुई, तब वो क्या बन जाएगा, हमारा प्रॉपर सॉल्ट बनेगा, प्रॉपर सॉल्ट बनेगा, जिसको न्यूट्रल सॉल्ट के नाम से पहचानोगे। समझ गए? अब सुनो भाई, जो हमारे बेस है उनके बहुत सारे इस्तेमाल है, लेकिन उससे पहले एसिड के इस्तेमाल सुन लो। सबसे पहली चीज तो एसिड एक बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, मैंने लिखा नहीं है बट याद रखना, बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। दूसरी चीज, इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल होता है। क्यों, सफाई करने भैया, लैट्रिन का भी तो इस्तेमाल होता है, पता है, बाथरूम में एसिड लाओ, डालो, कोई ब्रश नहीं लगाना, कुछ नहीं करना। पुराने टाइम में आते थे साफ करने वाले घर पे, तो क्या करते थे, एसिड उठाते थे, डालते थे, मैं देखता मैं यार बड़ा साफ करके जाते एकदम से। अब छोटे थे तो पता नहीं था, धीरे धीरे बड़े हुए तो पता लगा यार बहुत सी जगह ऐसे साफ होती है जहां बस ऐसे डाला काम हो गया। बट कभी भी ऐसा ना हो तुम अपने घर की बेसिन को भी एसिड से साफ करने लगो, क्योंकि वहां पे हो जाएगा रिएक्शन, तो वो हो जाएगा खराब।
उसको नहीं करना, बट बहुत सी चीजें साफ करी जाती है एसिड की मदद से और बहुत जल्दी साफ होती है, समझ गए। इसके अलावा नाइट्रिक एसिड को एक फर्टिलाइजर के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि हमारा जो सॉइल है वो नाइट्राइट की मांग करता है। तुम्हें पता है सॉइल का अगर पीएच गिर जाए तो प्लांट कभी भी ठीक से ग्रो नहीं होंगे। इसके अलावा सल्फ्यूरिक एसिड हमारा किसमें काम आता है भाई, सेल्स और बैटरी में काम आता है। किसमें काम आता है बेटा, सेल्स और बैटरी में काम आता है। बैटरी में क्या ऐड करते हैं हम लोग, सल्फ्यूरिक एसिड। तुम याद रखना जब भी तुम ये सेल छीलते हो ना तो मुंह में मत रखना। क्यों नहीं रखना, क्योंकि उसमें एसिड होता है, तुम्हारे दांत खट्टे पड़ जाएंगे। जब तुम सेल उठाओगे और दांत के नीचे दबाओगे ना तो थोड़ी देर खट्टे पड़ जाएंगे। क्यों खट्टे पड़ जाएंगे, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड होगा। क्या होगा, सल्फ्यूरिक एसिड। तुम्हें पता है वॉच का जो घड़ी है उसका सेल निकालो और कभी दांत से दबा लेना, जब वो डाउन हो जाए तब वो चल पड़ेगा। मैंने बहुत बार किया है ऐसा, 2-2, 3-3 महीने चल जाता है सेल। कैसे, जो उसके अंदर एसिड पड़ा है उसके आयंस जो है इतने वीक हो जाते हैं कि वो मूव नहीं कर पाते, तो करंट मूव करना बंद कर देता है। आप जैसे ही उसको दांत के नीचे दबाते हो वो क्या होता है, स्पेस जो है उनके बीच का गैप जो है वो कम हो जाता है और इलेक्ट्रॉन्स मूव करने लगते हैं। बड़ा मस्त तरीका है। आप 12th में मैं पढ़ाऊंगा और डिटेल में तो और अच्छे समझोगे जो मैंने अभी भी बोला है। लेकिन आप याद रखना, जब उसको दांत के नीचे रखा, जैसे ही बैटरी को दांत के नीचे रखा वो क्या हो गया बेटे, दांत खट्टा पड़ गया और वो चालू पड़ गया। ठीक है, चालू हो गया, चालू शुरू हो गया काम करना। तो भाई उसके अंदर क्या होता है, एसिड होता है। ऐसे याद रह जाएगा, याद कर लेना, समझ गए। अब भाई बेसिस के 5 हमारे छोटे छोटे सॉल्ट्स, जो कि छोटे छोटे नहीं बहुत बड़े हैं और रटने पड़ते हैं भाई, तो इनको रटना पड़ेगा, इसमें कोई रास्ता नहीं है। बट हाँ इंपॉर्टेंट है, कॉस्टिक सोडा से आप शुरू कर सकते हो। किससे शुरू करते हो, कॉस्टिक सोडा से आप शुरू कर सकते हो। कॉस्टिक सोडा, पहली चीज तो फॉर्मूला, दूसरी चीज यूजेस, तीसरी चीज मेकिंग, मैन्युफैक्चरिंग, तीनों याद करनी पड़ेंगी। और आपको कुछ भी ना याद हो फिर भी कम से कम सॉल्ट और उसका फॉर्मूला, सॉल्ट और उसका फॉर्मूला, कॉस्टिक सोडा, कॉस्टिक सोडा, कॉस्टिक सोडा में क्या, सोडा तो आ ही रहा है, सोडा से क्या हो गया, सोडियम हो गया, जिसमें सोडियम प्रेजेंट है वो वाला कॉस्टिक सोडा। सोडियम किसमें प्रेजेंट है भाई, सोडियम तो 2-2 में प्रेजेंट होता है, जिसमें सोडा है उसमें सोडियम प्रेजेंट है। अब सोडा यार 2-2 जगह आ रहा है, 3-3 जगह आ रहा है, ऐसे कैसे याद होगा। तो भाई याद रखना, जो कॉस्टिक है वो सबसे बेसिक वाला रहेगा, सबसे बेसिक वाला रहेगा, सबसे छोटा फॉर्मूला उसी का होगा, जिसको हम लोग बॉक्साइट या पेट्रोल में इस्तेमाल करते हैं, पेट्रोल में इस्तेमाल करते हैं। वो सबसे बेसिक वाला है, सबसे बेसिक वाला है। और सबसे बेसिक वाले का फॉर्मूला NaOH, NaOH, इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं। और ये सिंपली घर में सॉल्ट जो है ना, उसमें आप क्या कर दो, उसमें भाई पानी मिला दो, आपका काम बन जाएगा। उसमें बस पानी मिला दो, काम हो जाएगा। घर में जो सॉल्ट है ना, पानी मिला दो, लेकिन इतनी आसानी से नहीं होगा, है बेटा, इसके पीछे बहुत लोचा, बहुत कुछ है। ठीक है, तो सिंपली ऐसे नहीं, मम्मी लाओ जरा आज नमक का डिब्बा, लिया पानी मिला दिया, अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं पेट्रोल बना रहा हूं, है ना, मैं बॉक्साइड बना रहा हूं। अरे भैया थप्पड़ पड़ेगा, मार पड़ेगी हमारी। तो करना क्या है, तरीके से कहानी आगे बढ़ानी है, तरीके से आगे बढ़ना है। और भाई घर पे पेट्रोल नहीं बनेगा, आपका कॉस्टिक सोडा बन सकता है, लेकिन पेट्रोल नहीं। पेट्रोल की डिस्टिलेशन में काम आता है, उसको नॉर्मलाइज करने के काम में आता है, डिस्टिल करने के काम में आता है। बेकिंग सोडा, जो कि बेटे हमारा कॉस्टिक सोडा का बड़ा भाई है, बड़ा भाई है। तो ये हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड था, ये हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। हालांकि इतने से लॉजिक से आपको चाहे याद ना हो, बट ये जरूर याद रख सकते हो कि कॉस्टिक जिसका छोटा फॉर्मूला और हमारा बेकिंग सोडा जिसका थोड़ा सा बड़ा फॉर्मूला। बेकिंग सोडा कहां इस्तेमाल करते हैं, घर पे पकौड़े बनाने के इस्तेमाल में आता है ना। और इसके अलावा बेटे एंटा एसिड के रूप में भी इस्तेमाल हो रहा है, समझ गए कहां पे, इनो 6 सेकंड, वहां पे भी इस्तेमाल होता है। और फूड इंडस्ट्री में भी इस्तेमाल होता है, जहां पे कुछ क्रिस्पी चीजें बनाई जाती है।
इक्वेशंस बेटे परमानेंट है, रखनी पड़ेगी, सॉरी फॉर दैट, लेकिन ये 5 इक्वेशंस मेरे नाम पे याद कर लो, जिसमें भी मैं कट शॉर्ट करने वाला हूं। कौन कौन सी आपको नहीं याद करनी ये भी बताऊंगा अभी। और बेटे एक चीज और सुनो, वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला हमारे कॉस्टिक सोडा से भी और बेकिंग सोडा से भी बड़ा है। तो वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला इससे थोड़ा सा बड़ा, सोडियम कार्बोनेट के साथ पानी मिलाना, सोडियम कार्बोनेट के साथ पानी मिलाना। काम क्या है इसका, वॉशिंग का काम क्या होता है भाई, धुलने ना, कपड़े धुलने। हाँ तो कपड़े धुलने काम है इसका। पेपर और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी काम होता है, जैसे इसका हो रहा था, जैसे इसका हो रहा था। ठीक है। और बेटे हम लोग बात करें, ये हमारा जो नीचे वाला है ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम क्लोराइड है ना, नहीं भाई, हमारा क्विकलाइम के साथ, कैल्शियम ऑक्साइड के साथ, है ना, क्या मिला है, लाइम वाटर के साथ, सॉरी, हमारा कैल्शियम ऑक्साइड के साथ क्या मिला है, क्लोरीन बना है, ब्लीचिंग पाउडर बनाया। और ब्लीचिंग पाउडर कहां पे इस्तेमाल होता है, एज अ ब्लीचिंग एजेंट इस्तेमाल होता है। कैसे इस्तेमाल होता है, एज अ ब्लीचिंग एजेंट। तुमने कपड़े धोए हैं, सर्दियों में हम क्या करते हैं, ब्लीच का इस्तेमाल करते हैं, और वहां पे इस्तेमाल क्या हो रहा होता है, CaOCl ट्वाइस, है ना। और इसके बाद बेटा हमारा आता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो कि प्लास्टर करने के काम में आता है। किसके, प्लास्टर करने के काम में आता है। आपके में एक ही लिखा था तो दूसरा भी सुन लो, डेंटिस्ट्री के काम में आता है, कभी कभी डुप्लीकेट टीथ बनाने के, या फिर कुछ ज्वाइंट्स को जोड़ने के काम में आता है, गैप फिल करने के काम में आता है डेंटिस्ट्री के। समझ गए, इतना तो नहीं पूछेगा, जितना पूछेगा उतना आप लगभग लगभग कर चुके हो। अब मैंने बोला इंपॉर्टेंट भी बताऊंगा, इंपॉर्टेंट है कौन सा इसमें वो बताता हूं, सुनना जरा ध्यान से। स्क्रीनशॉट भी लेना है ना भाई, लेना है नहीं लेना, लेना है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, क्योंकि अभी तो रटना है ना, और जब रटना है तो कुछ तो करना पड़ेगा। अब सुनो बेटा, स्क्रीनशॉट लेने वाले को तो मैंने आपका इंतजाम कर दिया है, सुंदर सा स्क्रीनशॉट ले लेना, कोई पूछे तो कह देना आर्यन सर से पढ़ा है ना, क्योंकि इसको बनाने में मैंने करीबन 2-2.5 घंटे लगाए हैं कि बच्चा हमारा भाई एक पेज से सारे काम कर ले। फिर भी अभी इंडिकेटर्स इसमें रहते हैं, ज्यादा जरूरत नहीं थे तो मैंने जानबूझ के इस पे नहीं लिखे। बेटे लास्ट वाले जो हमारे सॉल्ट्स है, सॉल्ट्स में तुम्हें कौन कौन से करने हैं वो सुन लो जरा। अपन को सॉल्ट्स जो है बेटा, वो मेनली हमको करना है भाई बेकिंग सोडा, जो इंपॉर्टेंट है। ऊपर वाला कॉस्टिक सोडा इतना काम का नहीं है, वॉशिंग सोडा भी इतना काम का नहीं है। हमारा दूसरा है प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस, बेकिंग सोडा और प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये दो बहुत टॉप मोस्ट प्रायोरिटी में रखो। थर्ड नंबर पे लग सकते हो ब्लीचिंग पाउडर को, फोर्थ पे कॉस्टिक सोडा को, और फोर्थ पे वॉशिंग सोडा को, और फिफ्थ पे कॉस्टिक सोडा को, फिफ्थ पे कॉस्टिक सोडा को। तो मैंने उसको पहले क्यों लिखा, पहले लिखा ताकि आपको याद रहे, फॉर्मूले धीरे 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 बड़े होते जा रहे हैं, समझ गए, धीरे 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 बड़े होते जा रहे हैं। यार ये तीनों ना लाइन से याद करने होते हैं, तो लाइन से याद हो जाते हैं जब ऐसे लिखते हैं, समझ गए बेटा। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से, यहां पे मैं पूरा कर दूं, यूज इन पेपर टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ठीक है। आप इसका फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और बेटे याद रखना, ठीक है, इतना मेहनत से बनाया है तो उन हाथों में ही देना जो सच में अपने लोगों को याद भी रखें, क्योंकि तुम तो हमारे हो, बच्चे सारे हमारे हैं। और इसको डालने के पीछे सिंपल सा मोटिव था कि बच्चों को एटलीस्ट वो कंटेंट मिले जो सच में वो डिजर्व करते हैं। एक एक दिन में उनकी पूर्ति तो हो जाए यार। पता लगा टीचर पढ़ा रहा है 8-8 घंटे, फिर से वही एक्स्ट्रा सब चीजें पढ़ाना शुरू कर दिया, यार जो सिलेबस में है वही रगड़ ले, है ना। तो सिलेबस वाली चीजें जानबूझ के मैंने फटाफट कंजस्टेड करके और एक फ्लो चार्ट में लेके आया हूँ, जो कि केमिस्ट्री का लोग लेके नहीं आ रहे जनरली, तो रगड़ के जैसे तैसे उठाई है, और एक भी चीज कहीं से कॉपी नहीं करी, सब बनाई है। तो ध्यान रखना, मेहनत थोड़ी काम आनी चाहिए। अब अगली सुनो, नहीं भी आएगी तो कोई बात नहीं, तुम्हारे काम आ जाए इतना भी काफी है, ठीक है। तो इतना भी जरूरी नहीं कि सर के लिए इमोशनल हो जाओ, ठीक है।
ठीक है, तुम्हारा जो ठीक लगे वो करना। इंडिकेटर्स बेटे हमारे ये ऊपर वाले 4 नेचुरल इंडिकेटर्स, 4 बस 4 यही तक है, ठीक है। नीचे वाले 2 हमारे जो है वो सिंथेटिक है। 4 में सबसे इंपॉर्टेंट लिटमस, जो कि एसिड में रेड रहता है और बेस में ब्लू, ये टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है। रेड कैबेज को आप याद रखना चाहो तो रख सकते हो, रेड और ग्रीन। कैसे याद रखोगे बेटा, हर एक चीज की ट्रिक बनाओगे। एलआरबी ऐसे रखिए, इसकी एलआरबी, ठीक है, और इसको उधर रख देते तो लवेरिया हो जाता है ना। ये बेटा आरआरजी, ये हमारा टीयर हो गया, ये हमारा एफबीपी हो गया। ऐसे इनके बेटा ऐसे याद रखोगे आपको तो याद रहेगा, वरना तो सब भूल जाते हैं। वहां पे जाते हैं बच्चे और बोलते हैं सर भूल गए वहां पहुंच के। हाँ भाई भूल जाते हैं, सभी भूल जाते हैं। आपके साथ कुछ स्पेशल नहीं है तो भूलते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं, बट 1 नंबर का क्वेश्चन इससे आता है तो आपको याद रखना है। दूसरी चीज, एक हमारा और ऐसा सॉल्यूशन जिसका बहुत ज्यादा पूछा जाता है, दैट इज नोन एज लिटमस सॉल्यूशन, जिसके बारे में जनरली लोग क्वेश्चन पूछते हैं। अब लिटमस सॉल्यूशन के ऊपर क्वेश्चन क्यों? पहली चीज तो कहां से एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है, लिचन से, ठीक है। दूसरी चीज, लिटमस सॉल्यूशन हमारा नेचुरल इंडिकेटर्स में भी काउंट होता है और वो जो है हमारे सिंथेटिक में भी काउंट होता है। तो इस वजह से लिटमस सॉल्यूशन के बारे में आपसे पूछते हैं सबसे ज्यादा, मैक्सिमम। अब बड़े नीचे वाले दोनों जो है वो सिंथेटिक है, फिनोफ्थलीन। वैसे लिटमस पेपर की बात हो तब हम उसको सिंथेटिक में काउंट करेंगे। लिटमस सॉल्यूशन हम लोग किसमें काउंट करने वाले हैं? इंडिकेटर्स, वो भी नेचुरल इंडिकेटर, वो भी नेचुरल इंडिकेटर। फिनोफ्थलीन की बात करें तो कलरलेस पिंक, ठीक है। पीसीपी, पीसीपी, और ये मरे, खत्म करो इसको, है ना। ये मरे, इसका काम जाने। मरे क्या है? मिथाइल, रेड और येलो, और ये पीसीपी, पीसीपी। कोई भी चीज रिपीट नहीं हुई। 1 2 3 4 5 6, बस 6 वर्ड्स याद करने हैं। पहला लरब, लवेरिया वाला याद रखना है ना। ये आरआरजी, टीयर, मरे, पीसीपी, एफबीपी, पीसीपी, एफबीपी। 3 4 बार 5 बार बोलोगे लगातार, काम हो जाएगा। आपको पता है कि एक पीएच स्केल नाम की चीज होती है जिसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कौन सी चीज कितनी एसिडिक है और कितनी बेसिक। अगर कभी भी आपके हाइड्रोजन आयंस रिलीज हो रहे हैं तो एक पीएच स्केल नाम की चीज होती है, उसपे नंबर जो है बेटा यहां से शुरू होगा 7 6 5 4 3 2 1, और इधर 8 9 10 11 12 13 और 14, ठीक है, और 14। अब बेटे अगर एसिडिक है कोई चीज तो उसका नंबर इधर होगा, और जितना छोटा नंबर होगा वो चीज उतनी ही ज्यादा एसिडिक होगी। जितना नंबर इधर होगा उतना ही ज्यादा वो बेसिक होगा, और जितना नंबर बड़ा होगा उतना ही ज्यादा बेसिक हो जाएगा। जितना नंबर छोटा होगा उतना ही ज्यादा वो एसिडिक हो जाएगा। फिर ये 7 पे क्या है? 7 पे है मेरे प्यारे बच्चे न्यूट्रल। क्या है बेटा? न्यूट्रल। एक ऐसी कंडीशन, ना वो एसिडिक और ना वो बेसिक, ना वो एसिडिक ना वो बेसिक। मतलब एक तरफ कहानी हमारी कौन सी आ गई? बेसिक। दूसरी तरफ हमारी कहानी एसिडिक। जितना इधर बढ़ता चला जाओ 7 से उतनी ही ज्यादा मजबूती बढ़ रही है। 7 से जितना इधर बढ़ता चला जाओ मजबूती उतनी ही ज्यादा बढ़ रही है। बट एग्जैक्ट 7 पे मैं बिल्कुल न्यूट्रलाइज हूं, कोई दिक्कत नहीं, समझ गए? तो बेटे हमारा जो वैल्यू है पीएच स्केल पे वैल्यू याद रखना, जितना इधर बढ़ रहे हो H पॉजिटिव आयंस या फिर बोले H3O पॉजिटिव आयंस ज्यादा होते जा रहे हैं, और जितना इधर होते जा रहे हो इधर क्या बढ़ते जा रहा है? OH नेगेटिव आयंस बढ़ते जा रहे हैं। OH नेगेटिव आयंस बढ़ते जा रहे हैं। बेटे दोनों को याद रखोगे भाई, दोनों को याद रखोगे आप। H पॉजिटिव और OH नेगेटिव ही याद रख लो, इतना ही काफी है, समझ गए?
पीएच स्केल सब चीजों का फिक्स होता है। अगर कभी पूछ ले कि सॉइल के पीएच में अगर गड़बड़ हुई तो बोलना प्लांट्स खराब हो जाएंगे। अगर पेट में गड़बड़ हुई तो पेट में दिक्कत होगी और पेन हो सकता है। टीथ में गड़बड़ हुई तो टूथ डिके हो सकता है, दांत खराब हो जाएगा। और इवन अगर एसिडिक की मात्रा ब्रेन में बढ़ने लग जाए तो हो सकता है ब्रेन की रिटार्डेशन शुरू हो जाए, चीजें याद ना रहे। अब ये मत कहना सर मेरे साथ भी हो रहा है तुम्हारे साथ नहीं हो रहा, तुम एकदम ओके हो, एकदम बढ़िया हो। और एसिडिक की ये जो प्रॉब्लम है जिसमें कभी कभी लोगों के इकट्ठे होने लगते हैं, वो बेटे बचपन से होता है। 90% चांस है कि वो बचपन से होगा, 99% चांस है। और दूसरी चीज ये जेनेटिक होगा, मतलब हो सकता है उनके पूर्वजों में भी किसी को ये दिक्कत रही हो। ठीक है, तो तुम ओके हो, पढ़ रहे हो, बढ़िया से पढ़ो। तुम भूल रहे हो बस चीजें क्योंकि रिवीजन कम है, बाकी सब ओके है। यहां तक क्लियर हो गया, चैप्टर समझ आ गया? यहां तक चैप्टर समझ आ गया? आ गया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नहीं आया तो एक बार पीछे करो, इसको रिकॉर्ड देने के पीछे बस एक ही कारण था, बाकी टेंशन मत लो, दोबारा डिस्कशन करेंगे यार, लाइव आएंगे तो फिर डिस्कशन करेंगे पूरा का पूरा चैप्टर। तो अब हम बढ़ते हैं बेटा इसके क्वेश्चंस की तरफ, जो पीवाईक्यूज आ चुके हैं, जो मेन चीजें हैं उनकी तरफ बढ़ रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं, रेस्ट मत लेने लग जाना, मैं सबर लेता हूं 1 घंटे बाद पढ़ूंगा, नहीं। अब हम बैठ गए तो अब हम झेलेंगे, है ना। अब हम बैठ गए तो खत्म करेंगे, तो अब उठना नहीं है, अब ठहरे रहो, यही रुको, हम शुरू करते आगे के। तो प्यारे बच्चों, हमारे पास टाइम नहीं है भाई, कार्बन कंपाउंड शुरू करने जा रहा है, जल्दी से जल्दी पूरा चैप्टर सीखना है, ठीक है, अच्छे से आना चाहिए। हम इस टारगेट में यहां तक आए थे, तो भाई उम्मीदों पे तुम्हारी खड़े उतरेंगे, पूरा काम करने की कोशिश करेंगे। सारी इंपॉर्टेंट चीजें, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आए हैं हमारे पास्ट ईयर्स में, उनको कवर करते हुए चले, तो मिस नहीं करना है किसी भी हाल में। जिसका तुम्हारे दोस्त का गड़बड़ है, उसको नहीं आता है, उसको भी रिकमेंड करना अगर तुमको अच्छा लगे तो, ठीक है। इतनी जल्दी चैप्टर करने वाले हैं हम लोग, ध्यान से देखो भाई। चैप्टर में कुछ ऐसा खास नहीं है। कार्बन कंपाउंड में ये बताओ, कार्बन की बैलेंसी पता है क्या तुम्हें? कार्बन की बैलेंसी कितनी होती है, कितने नंबर पे आता है? कार्बन आता है हमारा 6 नंबर पे। कितने नंबर पे आता है? 6 नंबर पे। और बैलेंसी जो हम लोग मार्क करते हैं वो कैसे करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका क्या इतना है? 2 और 4। लास्ट वाले शेल में कितने आ गए? ये न्यूक्लियस बनाया, पहले में कितने आए? 2, और दूसरे में कितने आए? 4, ठीक है। तो इसकी बैलेंसी कितनी बनती है? इसको कितने इलेक्ट्रॉन और चाहिए टू कंप्लीट इट्स सेल? अपना इसका लास्ट शेल, लास्ट थैला, लास्ट बैग अगर पूरा हो जाए, 8 चाहिए होते हैं उसमें। है कितने इसके पास? 4 चाहिए। कितने होते हैं? 8 है कितने? 4। तो 4 और आ जाए, इसका मतलब बैलेंसी इसकी कितनी हो गई? 4 हो गई। सबसे पहले काम किस चीज का सोचने का है? बैलेंसी का। दूसरा जो तुम्हारे में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है नेक्स्ट पेज, सेकंड पेज की बात कर रहा हूं मैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि कार्बन क्यों 4 इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर सकता, और क्यों अपने 4 इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर सकता? 4 गेन क्यों नहीं कर सकता और 4 लूज क्यों नहीं कर सकता? ये लूज के लिए वैसे, और गेन क्यों नहीं कर सकता? सुन लेना, बस याद रखना, लूज इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि इसके पास टोटल जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। याद है ना? पता है ना इस बात का? नहीं पता तो सुन ले, जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटॉन। अगर 4 इलेक्ट्रॉन को वो लूज कर देगा तो उसके पास प्रोटॉन कितने होंगे? 6। इलेक्ट्रॉन कितने बचे? अब 4 खत्म कर दिए तो बचे उसके पास मात्र 2। तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा कि हम 4 इलेक्ट्रॉन 6 प्रोटॉन के होते हुए 6 लोग हैं वहां पे, 6 प्रोटॉन है, उसके बाद भी हम 4 इलेक्ट्रॉन खींच लें, बड़ा मुश्किल है। तो भाई हम लोगों के लिए बहुत एनर्जी चाहिए कि 4 इलेक्ट्रॉन को हम खींच लें, लूज करवा दें। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अ कार्बन कंपाउंड या फिर कार्बन एटम, ठीक है। दूसरी चीज, 4 गेन क्यों नहीं कर सकता? तो गेन कर लेना, ज्यादा ताकत है तो। नहीं, गेन भी नहीं कर सकता। गेन इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि इन 6 के बस की बात नहीं है और 4 को होल्ड कर पाए, ठीक है। मतलब 6 प्रोटॉन है और 4 अगर और आ गए तो प्लस 4 और आ गए तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 10 हो जाएंगे। तो इट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। ये कैपेबिलिटी नहीं है कार्बन एटम की कि वो 10 इलेक्ट्रॉन्स को झेल सके। ये तुम्हारा पहली चीज है। दूसरी चीज, कार्बन का वोलेटाइल नेचर, ठीक है। क्यों वो इतने सारे कंपाउंड बनाता है?
बल्कि और भी एटम है ऐसे, सिलिकॉन था और भी चीजें थी जो नहीं बना रही। क्यों नहीं बना रही? क्योंकि भाई कार्बन के पास क्या है? टेट्रा वैलेंसी है। टेट्रा वैलेंसी, टेट्रा वैलेंसी का मतलब क्या होता है? टेट्रा का मतलब होता है 4, वैलेंसी तुम्हें बता दी अभी। तो इसकी 4 वैलेंसी है, पहली चीज, इसलिए ज्यादा कंपाउंड बनाता है। दूसरी चीज इसकी क्या है कि इसके अंदर कैटिनेशन की क्षमता है। किसकी क्षमता है? कैटिनेशन की। तो मैं बता रहा हूं बेटे, सेकंड थर्ड पेज के हमारे 2 पॉइंट्स जो है उनका कैटिनेशन में क्या है कि इसको बोलते हैं सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं इसको? सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, तुम्हें बस इतना ही लिखना पड़ेगा पेपर में। इसको थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहो तो कर सकते हो। स्कोर वैलेंसी और डायग्राम बना दिया, प्रॉपर्ली फिगर से शो कर दिया, बस वोलेटाइल नेचर हो गया। 2 नंबर में आता है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगेन। ठीक है, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। अब ये कार्बन जब मीट कर रहा है तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स बना रहा है, जैसे कि एक दुनिया का सबसे मजबूत, वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट टफेस्ट एट कंपाउंड बोल सकते हैं उसको, दैट इज डायमंड। ठीक है, चमकता हुआ डायमंड, जो तुम लोग भी हो और ये बना भी रहा है डायमंड। ठीक है, डायमंड क्या होता है हमारा भाई? जो कि एक कार्बन से बना हुआ, और इसका क्या रहता है इसमें कि हर एक कार्बन एटम अलग 4 एटम्स के साथ एड ऑन होता है। 4 एटम्स के साथ एड ऑन होता है। ये वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट कंपाउंड है पूरी धरती का, याद रखना। ठीक है, दूसरी चीज, एक चीज हमारी और आती है जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रेफाइट। क्या बोलते हैं? ग्रेफाइट। ये नाम सभी ने सुने हैं, ऑलमोस्ट पता भी होगा, एक सिंगल रीड के बाद आए होंगे तभी पता होगा, नहीं पता तो ध्यान रखना। ग्रेफाइट में कार्बन जो है अगले 3 एटम से जुड़ा हुआ होता है। ये हमारा वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट है। वहीं पे ये जो है हमारा स्लिपरी होता है, चिकना होता है। ठीक है, दूसरी चीज ये वीक होता है। ग्रेफाइट तुम्हें पता है पेंसिलों में इस्तेमाल करते हैं हम लोग, पेंसिल में देखा होगा ना, पकड़ा तोड़ दिया। डायमंड ऐसे नहीं टूटता, ऐसे नहीं टूटता, डायमंड बहुत स्ट्रांग होता है, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज बेटे इसमें 3 है, इसकी वैलेंसी कितनी? 4। तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। जो हमारा ग्रेफाइट होता है उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ये हमारा नॉन मेटेलिक होने के बावजूद भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराता है। ये इसकी बहुत खास बात है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराता है, वहीं पे इट कैन नॉट। ठीक है, इट कैन नॉट, ये नहीं करवा सकता भाई। बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इट इज इंसुलेटर। ये क्या है? इंसुलेटर है। इस वजह से डायमंड और ग्रेफाइट में डिफरेंस पूछते हैं। तीसरी चीज है तुम्हारी बकमिंस्टर फ्लोरीन। बकमिंस्टर फ्लोरीन, तुम चाहे तो बकमिंस्टर फ्लोरीन को तुम डायरेक्ट बोल सकते हो क्या? C60। क्या बोल सकते हो? C60। ऐसा कुछ टफ नहीं है। C60 में क्या होता है हमारा? एक फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर है, क्राउन लाइक स्ट्रक्चर है, बस इतना ही याद रखना। तीनों के बीच में डिफरेंस पूछ लेता है। ठीक है, और हमारा ग्रेफाइट जो वो हेक्सागोनल एरे बनाता है। कैसा बनाता है? हेक्सागोनल एरे। इस चीज को याद रखना। अब आगे क्या है? हमारे कंपाउंड्स किस तरह से हमारे एड ऑन करते हैं, किस तरह से हमारे मिक्स होते हैं, उस चीज की बात आती है। हमारे कंपाउंड क्या करते हैं? 2 तरह की चीजें बनाते हैं, एक सैचुरेटेड, दूसरी अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड, दूसरी अनसैचुरेटेड। अब ये क्या बवाल है सर? ये भाई बवाल नहीं है, एक्चुअली ये बहुत इजी चीज है। ध्यान से देखना जरा क्या हो रहा है। ये कोई बात नहीं, ध्यान से देखते रहो। सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। ठीक है, देखो कार्बन क्या करते हैं, हमारे एक दूसरे के साथ मिलते हैं। कार्बन की वैलेंसी 4, तो इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स है मीट करवाने के लिए। मतलब ऐसे समझो इसके 4 हाथ हैं। क्या है? 4 हाथ हैं, जो चाहे चारों अलग अलग दिशा में पहुंच जाए, और चाहे तो 3 एक डायरेक्शन में इस तरह से, और एक अलग डायरेक्शन में, और चाहे तो इसके 2 एक डायरेक्शन में और 2 एक डायरेक्शन में, चाहे तो इसके 2 एक डायरेक्शन में और एक अलग अलग। ठीक है, ये हमारे 4 फिगर पॉसिबल हैं। जो हमारे ये हैं जिसमें ट्रिपल बॉन्ड आ रहे हैं, डबल बॉन्ड आ रहे हैं, इन तीनों फिगर्स को, इस ट्राइंगल को हम लोग क्या बोलते हैं? अनसैचुरेटेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनसैचुरेटेड। अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड आए, याद रखना डबल और ट्रिपल बॉन्ड के साथ अगला भी कार्बन लगा हो, अगला भी कार्बन लगा हो, यहां पे जो दूसरा हो ना वो भी कार्बन हो। ठीक है, तो ये कैसे हैं? अनसैचुरेटेड। वहीं पे जो हमारा सिंगल बॉन्ड के साथ आया है वो है सैचुरेटेड। कहना सर वो आपने सर्कल वाला मिसिंग कर दिया,
भाई सर्कल वाला मिसिंग नहीं करती, अभी समझाने वाला हूं। बस ध्यान रखना कि सर्कल वाले में कैसे करते हैं, बच्चे इसमें कंफ्यूज होते थे, इसलिए मैंने बोला सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड को पहले समझो। डबल और ट्रिपल बॉन्ड अनसैचुरेटेड, सिंगल बॉन्ड सैचुरेटेड। जनरली हमारे जो सैचुरेटेड वाले आइटम्स होते हैं ये बहुत रिएक्टिव नहीं होते, वहीं पे जो अनसैचुरेटेड है वो जनरली ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, इस चीज को याद रखना। अराउंड 5th पेज में लास्ट से सेकंड पैरा होगा। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। आगे देखो जरा ध्यान से सुनो, तुम बस इसी को नोट डाउन करते जाओ, ज्यादा बुक्स में मत झांको, समझते जाओ। हमारी जो बॉन्डिंग्स बनती है वो किस तरह से बनती है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। ठीक है, दोनों के पास एटम्स हैं, ये देखो जो तुम्हारा सर्कुलर वाला स्ट्रक्चर वो कुछ इस तरह से बनता है। हाइड्रोजन की वैलेंसी एक, सबसे पहले आता है ना, ट्रिक याद करवाई थी, याद है, हाय हेलो लिसन बीबीसी। कहना सर हमें नहीं पता, हमारे सर ने किसी और तरह से बताई, कोई बात नहीं, ट्रिक मैं साइड में लिख दूंगा, ध्यान रखना उस चीज को। ट्रिक बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, याद कर लेना। ठीक है, 1 से लेकर 20 तक एलिमेंट्स अगर अभी तक नहीं याद हैं तो, बाकी इसकी लॉन्ग वीडियो भी है एक, फिलहाल हमारा शॉर्ट से काम हो जाएगा। इस तरह की जो बॉन्डिंग है हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, डॉट स्ट्रक्चर्स जो होते हैं हमारे वो इस तरह से करवाते हैं। ठीक है, जिसमें सर्कल बना के हम इसको शो करते हैं। हालांकि ये तुम्हारा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब इसकी जो हमारी नेमिंग है, हमारे कार्बन 1 आएगा, 2 आएंगे, 3 आएंगे, 4 आएंगे, इसके ऊपर इनकी नेमिंग अलग अलग होती है। अगर मान लो हम कोई कंपाउंड बनाते हैं जिसमें बस एक C हो और इसके आसपास बहुत सी चीजें लग सकती है, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, बहुत सारे आइटम्स लग सकते हैं। ठीक है, मान लो हमारा एक कार्बन है सिंगल C1, कंपाउंड उसने बनाया, चारों तरफ से H लगा रखा है। ठीक है, याद रखना अगर C1 है तो मिथ लगता है, क्या लगता है, मिथ। ठीक है, मिथ मतलब मैं अकेला, मिथ मतलब मैं अकेला। अगर C2 हो ऐसे करके C आपस में अटैच है एक सिंगल बॉन्ड से, इससे सिंगल बॉन्ड से, और इधर उधर हाइड्रोजन लगे, टोटल 4 हाथ थे ना इसके, देखो इसके 4 हाथ, 1 2 3 4, इसने हाथ में हाथ डाला दूसरे C के साथ, और इसी के 4 हाथ, 1 2 3 4 गिन लिए। इधर क्या लगे हैं, हाइड्रोजन, तुम खाली छोड़ोगे तो उसका मतलब भी क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। और जिसमें 2 C हो उसको बोलते हैं इथ। ठीक है, तीसरा स्ट्रक्चर नहीं बनाऊंगा, याद रखना अगर C3 है तो ये क्या हो जाएगा, अकेला मिथ, 2 इथ, और 3 जो है वो क्या होते हैं, प्रॉप होते हैं। क्या होते हैं, प्रॉप। बस इतना ही याद रखना तुम्हें, मिथ इथ प्रॉप। ठीक है, इनको हम लोग प्रीफिक्सेस बोलते हैं, तो मैं प्रीफिक्सेस से कोई मतलब नहीं, इतना याद रखिएगा। C4 जो होते हैं वो होता है हमारा मिथ इथ प्रॉप बुट, क्या होता है वो, बुट। और जो हमारा C5 होता है वो होता है हमारा पेंट। क्या होता है बेटे, पेंट। ठीक है, पेंट, पेंटे वाली पेंट नहीं। ठीक है, 5 को हम लोग शो करते हैं पेंट से। और अगर हमारा C6 है तो वो क्या है, हेक्स। तुम्हारी बुक्स जो है यही तक आती है, बट फिर भी हम लोग कहां जाते हैं, हेक्स तक जाते हैं, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, शॉर्ट में करना है तो हेक्स कर लो। ठीक है, C6 तक क्या आता है, हेक्स हमारा। क्लियर है इतना। अगर इनमें सब में C और C के बीच में सिंगल बॉन्ड दिखता है, यहां तो सीधे पॉइंट दो, C और C के बीच में अगर तुम्हें सिंगल बॉन्ड दिखता है तो तुम्हारा एन लगेगा। क्या लगेगा, एन लगेगा। ठीक है, अगर डबल बॉन्ड लग जाए, मान लो यहां पे डबल बॉन्ड होता है, अब C का 2 हाथ, 1 2 3 4 5, ये तो 5 हो गए, तो मतलब एक हाइड्रोजन को हटा दो भाई, एक हाइड्रोजन को हटा दो, इधर से भी हटाना पड़ेगा, हटा दो। अब देखो इसी के कितने हाथ, 1 2 3 4, इसके भी 1 2 3 4। अगर तुम्हारा डबल बॉन्ड हो गया तो क्या बन जाएगा, वो ई। क्या बन जाएगा, ई। देखो बाद में हमने एन लगा दिया, अगर सिंगल बॉन्ड है, अगर डबल बॉन्ड है तो क्या लगेगा, ई। अगर कहीं पे ट्रिपल बॉन्ड हो, क्या हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, ये सी सी, लो मार दिए 3 हाथ। ठीक है, इसके एक हाथ इधर है तो बचे कितने, अब 3 बचे, इसका एक हाथ इधर है और दूसरा तीसरा चौथा, इसके तो हाथ ही खत्म हो गए, चारों हाथ से 3 हाथ उधर रखे, एक हाथ इधर रख रखा, इसका कुछ नहीं हो सकता। अब इसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं आने वाला, वहीं पे इसकी बात करें तो एक हाइड्रोजन इसके पास आने वाला है। ठीक है, क्योंकि 1 2 3 बचा चौथा। क्लियर है। अगर 3 बॉन्ड है, 3 बॉन्ड है और कितने सी हैं, 1 2 3, मैंने बोला मिथ में अकेला, इथ 2 और प्रॉप 3। प्रॉप कितना होता है, 3, तो ये क्या बन गया, प्रॉप।
ट्रिपल बॉन्ड में, सिंगल बॉन्ड में इन लगाना बेटे, अगर डबल बॉन्ड दिखे तुम्हें सी सी के बीच में तो इन लगाना, पहले सी काउंट कर लेना, उस हिसाब से मिलते तो प्रॉप बुट लगा देना, पेंट लगा देना, हेड लगा देना, और फिर बॉन्ड देखना। इसमें तुम्हें दिखे पहले सी 3 तो तुमने क्या लगाया प्रॉप। अब बॉन्ड कितने दिखे 3 तो क्या कर दिया आइन लगा दिया, तो क्या बन गया ये प्रोपाइन। क्या बन गया प्रोपाइन। इजी है ना, नेमिंग बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी। समझ नहीं आया ध्यान से सुन लो भाई, सिंगल विथ, डबल इथ 3 हो गए तो प्रॉप 4 हो गए तो बुट 5 हो गए तो पेंट 6 हो गए तो हेड। अगर बॉन्ड पे ध्यान रखोगे तो बॉन्ड के हिसाब से एन इन और आइन लग जाएगा, बहुत इजी है। इसके आगे सर ये तो हमें आते थे, फंक्शनल ग्रुप नहीं आती है, हम सीख गए। फंक्शनल ग्रुप भी सिखा दो एक बार। चलो फंक्शनल ग्रुप की तरफ बढ़ते हैं भाई। फंक्शनल ग्रुप में हमारा क्या होता है, सबसे सिंपल सा होता है एक अल्कोहल। कहना हमारी किताब में अल्कोहल से शुरू नहीं होता, हमारी किताब में कुछ और बी आर आई वगैरह लिखा हुआ है, बताऊंगा अभी, सीखोगे वहां से भी। यहां पे देखो अल्कोहल, सबसे पहले क्या है अल्कोहल। अल्कोहल में क्या होता है, जब भी सी के लास्ट में ओ एच लगा है, क्या लगा है ओ एच लगा है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं अल्कोहल। बहुत आसान सा, दारू बदनाम करती नहीं, बदनाम नहीं करती, ये हमारे बहुत काम की है, इसके बहुत सारे यूजेस होते हैं, रियल लाइफ में बहुत काम आते हैं इसके, COH, ठीक है। दूसरी चीज हमारी एल्डिहाइड होती है, क्या होती है एल्डिहाइड। अगर किसी में भी अलग से, एल्डिहाइड याद रखना, एल्डिहाइड अलग से, कैसे अलग से, अगर किसी में O लगा हो, अगर O लगा हो तो वो क्या हो जाएगा बेटे एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है। अगर किसी में लास्ट में O लगा हो तो क्या होगा, उसके लास्ट में AL लगाना है। जैसे 3 है उसमें तो क्या लगाओगे प्रोपेन, सिंगल बॉन्ड लगा तो A, ठीक है प्रोपेन, और लास्ट में O लगा हुआ है डबल बॉन्ड के साथ तो क्या बन जाएगा प्रोपेनल। बेटे इसमें डबल बॉन्ड नहीं देखते हम लोग, इससे डबल बॉन्ड लगा है, डबल बॉन्ड बेटे सी और सी के बीच में। ध्यान रखना तुम बहुत गलतियां करते हो, अधिकतर बच्चे गलतियां करते हैं, सी और सी के बीच में डबल बॉन्ड देखे जाते हैं, सी और ओ के बीच में डबल बॉन्ड नहीं देखे जाते। तो अगर हमारे मान लो सी 3 होते, 1 2 3, लास्ट वाले पे ओ लगा होता, क्या लगा होता ओ के साथ डबल बॉन्ड बनता, हमेशा याद रखना क्योंकि इसकी वैलेंसी 2 होती है, ठीक है। अब कितने हाथ हो गए सी के, 1 2 3, बचा कितना 1 4, इधर बचा इसके सी के 1 2 ऊपर नीचे 4 हाथ हो गए, इसके भी 1 2 3, टोटल कितने हो गए 4 हाथ हो गए। क्या बन गया ये 3 के लिए हम लोग क्या बनाएंगे प्रॉप, सी और सी के बीच में सिंगल बॉन्ड तो N, और लास्ट में O लगा तो L, तो ये क्या बन गया तुम्हारा प्रोपेनल। क्या बन गया प्रोपेनल। याद रखना कभी भी O अलग से लगा हो तो क्या बनाएगा प्रोपेनल बनाएगा। सर इजी है, अलग से अगर O लगा तो क्या बन गया प्रोपेनल, लास्ट में अल बन गया, ठीक है। प्रॉप विथ इथ क्या लगाना ये तुम्हें पता है, ठीक है। दूसरी चीज हमारी आती है कीटोन। क्या आती है कीटोन। कीटोन क्या होता है कीड़े, कीटोन क्या होता है कीड़े, कीड़े जो बीच में काटते हैं। अब अगर तुम्हारा O कभी भी बीच में लगा हो, जैसे यही स्ट्रक्चर मानते हैं हम लोग, कीटोन को याद रखना कीड़े से, किससे कीड़े से। कीटोन क्या है कीड़े, बीच में काटने वाले। अगर हमारा जी 3 होते और इसमें बीच में O लगा हुआ होता, बीच में, बीच वाले कार्बन पे, ना फर्स्ट पे ना लास्ट वाले पे, ठीक है, बीच वाले पे O लगा होता है। इसके हाथ गिनो 1 2 3 4, इसके भर गए, इसके बचे, इसके भी बचे, ठीक है। तो इसका हम नाम रख देते 3 कार्बन के हिसाब से प्रॉप, सिंगल बॉन्ड है सब सी के बीच में, देखो इस और सी के बीच में कितना सिंगल बॉन्ड, इस वाली सी और इस वाली सी के बीच में सिंगल बॉन्ड, तो क्या लगेगा N, ठीक है। और अगर हमारे कीटोन हो, कीड़े काट रहे हो तो बेटे ओन लगेगा। क्या लगेगा ओन। तो ये तुम्हारा क्या बन गया प्रोपेनल। क्या बन गया प्रोपेनल, जिसमें प्रॉप क्या कर रहा है नंबर्स को शो कर रहा है, N जो है सी के बीच में बॉन्ड को शो कर रहा है, और ओन जो है वो क्या कर रहा है तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप बता रहा है। इजी है ना, इजी है ना। एल्डिहाइड अलग से, अल्कोहल का पता है OH, और हमारा कीटोन जिसमें कीड़े बीच में काटे, ऑक्सीजन बीच में आ जाए, क्लियर है। एक लास्ट हमारा बचता है जो कि बहुत इजी है, वो भी बहुत इजी है, ध्यान रखना इस चीज को अभी करवाते हैं। उसका नाम है हमारा, क्या नाम है कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या नाम है भाई कार्बोक्सिलिक, ठीक है एसिड, बोलने में बड़ा मजा आता है कार्बोक्सिलिक एसिड।
कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होता है बेटे, दो चीजें ऐड ऑन हो जाती हैं हमारी। दो कौन सी? पहली चीज अल्कोहल और दूसरी चीज एल्डिहाइड। अगर किसी के लास्ट में O और OH, जैसे यही मान लो 3C है, लास्ट में O और OH दोनों के दोनों ऐड ऑन हो, O और OH दोनों के दोनों ऐड ऑन हो। अब इसके हाथ पूरे भर गए, 1 2 3 4, मतलब लास्ट वाले C पे डबल बॉन्ड ऑन नहीं आ सकता, ठीक है, ये भी याद रखना। यहां पे कितने बचे? 1 2, चलो भर दो इसके 4, तो 3C है तो क्या होगा? प्रोप, ठीक है, सिंगल बॉन्ड तो N, CC के बीच में सिंगल बॉन्ड। और हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या लगता है बेटे, याद रखना, यहां से एक चीज आती है जिसको बोलते हैं ओइक। क्या बोलते हैं? ओइक। तो इसका नाम बन जाता है प्रोपेनोइक एसिड। क्या नाम बन जाता है? प्रोपेनोइक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड में याद रखना, कार्बोक्सिलिक पहले और दूसरे दोनों के दोनों ऐड, दोनों के दोनों ऐड, मतलब अल्कोहल और एल्डिहाइड दोनों के दोनों जुड़े हुए आते हैं इसमें। ध्यान रखना इस चीज का। इजी था। अब आगे सुनो जरा, हमारी एक चीज रहती है जिसको बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। क्या बोलते हैं? फंक्शनल ग्रुप। बेटे फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं हमारे, वो हमारे लास्ट 17th ग्रुप की चीजें होती है। कौन से? 17th ग्रुप। जैसे कि हमारा उसमें आता है क्लोरीन, फ्लोरीन, ठीक है, आयोडो, ब्रोमो, ये हमारे लगते हैं, ठीक है, क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, ये सब लगता है। और इनका एड ऑन जब भी होता है, देखो इसमें हमने सब में लास्ट में लगा है। अगर किसी भी चीज मान लो क्लोरीन लग गया, ठीक है, यहां पे क्लोरीन लगा दिया, कितने हाथ बचे इसके पास? 1 2 3 4, इधर भी बचे ना 4। नाम तो याद हो रहे ना धीरे धीरे। C2 लगे तो क्या हो जाएगा? इथ में अकेला, इथ कितने? 2, इथ कितने? 2, तो इथ हो गया कितना? C और C के बीच में बॉन्ड सिंगल, ये बेटा Cl है, इधर क्या नाम है सर? Cl, ठीक है, क्या है? Cl, C अकेला नहीं है, Cl है, क्लोरीन, ठीक है। C और C के बीच में सिंगल बॉन्ड, तो क्या कर दूं मैं? एन लगा दूं, और लास्ट में क्या लगा? क्लोरीन। अब ये क्लोरीन का क्या करूं? कहां लगाऊं मैं बेटे? इसमें क्लोरीन यहां लगेगा, ठीक है, ध्यान रखना। जो क्लोरीन है उसको सबसे पहले लिखना है, उसको लिखना आधा फॉर्म है मौजी, आधा नाम बोलते ना, तो वैसे पूरा नाम हो तो उसको हम लोग आधा बोल देते हैं। तो क्लोरो सबसे पहले, क्लोरीन को क्लोरो बुला के दोस्त बन गया अपना, ठीक है, तो क्लोरो पहले और बाद में इथेन, बाद में इथेन, क्लोरो इथेन, ठीक है। इजी है ना? इजी है। सारे के सारे ग्रुप। अगर ब्रोमो लगा होता, ब्रोमीन लगा होता, तो हम उसको बोलते है ब्रोमीन, ब्रोमो, ठीक है। ब्रोमीन क्या हो जाता? ब्रोमो हो जाता। ब्रोमीन नहीं बुलाते हम उसको, ब्रोमो बुलाते हैं। आयोडीन होता तो आयोडो, ठीक है, ध्यान रखना। फ्लोरीन होता तो फ्लोरो, ठीक है, तो फ्लोरोइथेन, फ्लोरोमीथेन, ये सब बनाते हैं हम लोग सिंगल बॉन्ड के साथ। क्लियर है इतना? इजी है ना? अब आगे हमारा क्या आता है? बहुत सिंपल सी कुछ चीजें कि अगर तुम्हारे जो कार्बन कंपाउंड्स होते हैं वो जनरली रिएक्ट कैसे करते हैं, आम एनवायरनमेंट में पड़े कैसे होते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले कार्बन कंपाउंड्स को क्लासिफाई करना शुरू करते हैं कि एक तो हमारा होता है सिंपली चेन टाइप का, ठीक है, जिसमें लिनियरली जुड़े हुए होते हैं एक के साथ एक, जैसे मैंने भी बताया थे। दूसरे होते हैं हमारा जो है एक दूसरे के साथ एक रिंग बनाते हैं, जिसको हम लोग साइक्लिक बोलते हैं या रिंग फॉर्म में भी बोलते हैं, जिसमें एक तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको बोलते हैं बेंजीन। क्या बोलते हैं? बेंजीन। इसको छेड़ने का बस एक सिंपल सा मतलब कि तुम्हारा बेंजीन जो है वो कवर हो जाए, बेंजीन जो है वो कवर हो जाए। बेंजीन में कितने C? 6, ठीक है। अगर तुम्हें नहीं पता तो मैं किताब दिखाता हूं, तुम्हें किताब में लिखा हुआ है, ये देखो, ये रहा तुम्हारा बेंजीन। कहां रहा? ये रहा। मैंने इंपॉर्टेंट मार्क करा हुआ है। एक्चुअली मेरी किताबों में सारी चीजें इंपॉर्टेंट वाली मार्क है, अपने बच्चों को मैं दे देता हूं। तुम्हें चाहिए तो कमेंट कर देना, सर मुझे किताब के फोटो चाहिए, कौन से पेज के चाहिए मैं बता दूंगा, ठीक है। बाद जो वहां पे मार्क कर दो, जो भी तुम्हें चाहिए हो बता दो भाई, मैं तुम्हें भेज दूंगा, ठीक है, सॉरी मैं तुम्हें भेज दूंगा। ध्यान रखना, जो भी पेज का चाहिए हो, मैंने सब जगह क्वेश्चन आंसर्स भी लिखे हुए, चीजें लिखी हुई है। तो हमारे यहाँ क्या लिखा है? बेंजीन। C कितने? 6, ठीक है, याद रखना। C कितने हमारे? 6, ऐसे C लगाना है। कितने होगा यहाँ पे? 1 2 3 4 5 और एक नीचे बचा 6। सबको अलग अलग करके जोड़ते चले जाओ। क्लियर है भाई? अब इसमें कैसे बॉन्ड कैसे बनाना है? एक छोड़ो एक पकड़ो, फिर एक छोड़ो एक पकड़ो,
इस तरह से बॉन्ड बनाने, बची जगह पे CCC लगा दो, सॉरी CC के साथ HHH लगा दो, क्या लगा दो, HHH। क्लियर है? इतना इजी है ना, बहुत इजी है, ध्यान रखना। अब हमारा आगे जो आता है बेंजीन के बाद, उसमें है क्या कि तुम्हारे हमारे एनवायरमेंट में ये कार्बन पड़े किस तरह से होते हैं और रिएक्ट किस तरह से होते हैं, हमने पढ़े तो देख लिए कि सिंगल चेन टाइप में या फिर साइक्लिक रिंग टाइप में अगर पढ़े होंगे तो हमने देख लिया। बेंजीन हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका स्ट्रक्चर आता है कई बार। बाकी एडिशन रिएक्शन में क्या होता है, अगर कोई चीज को हम बाहर से ऐड करवाएं तो वो एडिशन रिएक्शन है। जैसे हम लोग क्या करते हैं अल्कोहल में, इन द प्रेजेंस ऑफ क्या करवाते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट में हम लोग और पोटेशियम डाइक्रोमेट में ऑक्सीडेशन करवाते थे, कुछ चीजें बाहर से ऐड ऑन करवा रहे थे, ठीक है। आगे एडिशन रिएक्शन तुमने प्रॉपर देखी थी जिसमें हम हाइड्रोजन को ऐड करवाते थे, ठीक है, अनसैचुरेटेड को सैचुरेटेड में कन्वर्ट करवाते हैं। इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए इन पे तक खींच नहीं रहा हूं मैं तुम्हें। तुम्हारा ऑक्सीडेशन वाला जो है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस पे थोड़ा सा तुम काम करोगे। इसके अलावा जो है तुम्हारा एडिशन रिएक्शन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इन तीनों में से अगर आया TITUION सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, अगर तीनों में से कोई आया तो कोई एक आएगा, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। हाईली चांसेस ऑक्सीडेशन रिएक्शन के, ध्यान रखना इस चीज को, बहुत सिंपल सा है। आगे हम लोग अगर बढ़ते हैं तो हमारे प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल और ईथर इजिएस्ट है, तुम करना चाहो तो उसको कर सकते हो, कोई एक इक्वेशन आती है इनमें से। और हमारा फाइनल चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं तो मिसली बचती है। मिसली हमारा क्या होता है, देखो सबसे पहले इंपॉर्टेंट फिगर पहचानो। हमारे जो सोप्स होते हैं, सोप में दो चीजें होती हैं, एक तो हमारा जिनको आयनिक चीज बोलते हैं, दूसरा हमारा जो है वो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। जो आयनिक चीज होती है ये जो है वो पानी से इनको बड़ा प्यार होता है तो इनको बोलते हैं हाइड्रोफिलिक। क्या बोलते हैं? हाइड्रोफिलिक। और जो हमारे पीछे की तरफ होते हैं इनको बोलते हैं हम लोग हाइड्रोफोबिक। क्या बोलते हैं? हाइड्रोफोबिक। इनको पानी से डर लगता है, फोबिया होता है ना, वैसे ही इनको पानी से डर लगता है तो इनको क्या बोलते हैं? हाइड्रोफोबिक बोलते हैं। इस चीज को ध्यान रखना। और जब ये बहुत सारे एक साथ इकट्ठे होते हैं तो जो ये स्ट्रक्चर बनाया है इन्होंने, दैट इज नोन एज मिसली। इसी को मिसली बोलते हैं। और लास्ट में तुमसे पूछा जाता है सोप्स ओवर डिटर्जेंट्स या फिर डिटर्जेंट्स ओवर सोप, है ना सर? दोनों? हाँ भाई दोनों। देखो सोप्स जो है हमारे गंदगी कम करते हैं, इंपॉर्टेंट इनका बता देता हूं जो तुम्हारी बुक्स में इतना जनरली नहीं लिखा हुआ है प्रॉपर तरीके से। सोप्स जो है हमारे गंदगी कम करते हैं, ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। एनवायरमेंटल फ्रेंडली होते हैं थोड़े से। वहीं पे डिटर्जेंट्स जो है हमारे गंदगी करते हैं, ठीक है। लेकिन इनका फायदा क्या है, ये हार्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर जाते हैं। अगर किसी भी चीज में मैग्नीशियम वगैरह प्रेजेंट है तो उसके साथ ये इजीली रिएक्ट करते हैं क्योंकि इनके पास सल्फोनिक चीजें प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो डिटर्जेंट्स हमारे हार्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, वहीं पे सोप हमारे हार्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं कर पाते। यही फायदा है डिटर्जेंट्स का। अगर कभी भी हार्ड वाटर है तो उसमें मैग्नीशियम की प्रेजेंस की वजह से हमारी जो रिएक्शन है वो प्रॉपर नहीं हो पाती और इस तरह से तुम्हारा चैप्टर जो है वो खत्म हो जाता है, ठीक है। इजी था ना, टाइम कम लगाना भाई। थोड़ा सा अगर तुमने समय दे दिया तो बहुत अच्छी बात है। बीच में अपन अभी 2:30-3 बज रहे होंगे शायद रात के, तो मैं तुम्हारे लिए बस इतनी मेहनत इसलिए कर रहा हूँ कि तुम्हारा कुछ फायदा हो जाए, ठीक है। कितने बज रहे? 3:30 बज रहे हैं और ये नाइट के 3:30 बज रहे हैं। होप सो मजा आया होगा पढ़ के। जोश अगर मेरा अभी चल सकता है तो तुम्हारा तो भाई आराम से बैठे हुए, दिन में बैठे हुए पढ़ लो। पेपर आ रहे हैं, इस साल फोड़ना है किसी भी हाल में, ध्यान रखना इस चीज को। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई, मैंने 20 मिनट का वादा किया था, थोड़ी सी लंबी हो गई, कोई दिक्कत नहीं। 2x पे लगा के देखी होगी, उनकी जल्दी की रही होगी, लेकिन थोड़ी मेहनत करनी है, ठीक है। और फोड़ के आना पेपर को। और अच्छे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स डालूंगा मैं। अगर उनके साथ देखना चाहते हो, बने रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। थैंक यू।